नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाइलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है। ऐसे कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे सेक्शन वाइज और फुल लेंथ। फिलहाल इस सेक्शन में हम लोग साइंस को देखने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रुककर आप पॉज करके नंबर नोट कर सकते हैं। अदरवाइज पहले क्वेश्चन को देखिए जो कि फिजिक्स कम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मतलब चाहे तो आप इसे न्यूक्लियर फिजिक्स की निगाह से देख सकते हैं, अदरवाइज केमिस्ट्री में तो ये आएगा ही। तो इसमें ये पूछा जा रहा है, प्रश्न के दो हिस्से हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले वाले पार्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी तत्व की श्रेणी में नहीं आता है। जो ना आए वो आपको चुनना है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में कहा गया कि किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है। समस्थानिक अगर कोई चीज है तो उसमें क्या इक्वल होगा, न्यूट्रॉन बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर होगा कि प्रोटॉन बराबर होगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ विकल्प में दे रखा है प्रोटो एक्टिनियम और न्यूट्रॉन, फ्रांशियम और न्यूट्रॉन, जर्कोनियम और प्रोटॉन, एक्टिनियम और प्रोटॉन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। ये मजेदार विकल्प होता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जर्कोनियम और प्रोटॉन वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। देखिए, रेडॉन, प्रोटो एक्टिनियम, एक्टिनियम, फ्रांशियम, एस्टेटिन, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, मतलब ये तत्व हैं, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की निगाह से देखे जाते हैं या उस गुण वाले होते हैं। और किसी तत्व के समस्थानिकों में आप जानते ही हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो है वो बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन वहां अलग अलग होते हैं, मतलब उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए हमने सी को चुना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें कहा गया कि ऑक्सीजन तत्व के कितने समस्थानिक अभी तक पता चले। देखिए, तत्वों के समस्थानिक खोजे भी जाते हैं तो वो भविष्य में मालूम होते रहते हैं, लेकिन तत्काल अभी लेटेस्ट वाले तक कितने समस्थानिकों का पता चल सका है और कौन सा समस्थानिक ऑक्सीजन का नहीं है वो आपको चुनना है। तो यहाँ देखें, 4 और ऑक्सीजन 16, 3 और ऑक्सीजन 17, 4 और ऑक्सीजन 18, 3 और ऑक्सीजन 19, इस प्रकार से दे रखा है। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। 3 और ऑक्सीजन 19 वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। ऑक्सीजन के अभी तक 3 समस्थानिक ज्ञात है, ठीक है। इनका परमाणु क्रमांक 8 है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोप जो होते हैं उनमें क्या गुण पाया जाता है, उनमें परमाणु क्रमांक बराबर होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। अर्थात मोटे तौर पे कहें तो जो द्रव्यमान संख्याएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। अब जैसे आप देखें कि 3 समस्थानिक हैं ऑक्सीजन के, तो उनका परमाणु क्रमांक तो 8 8 8 ही रहेगा, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो 16 17 18 होती हैं, तो इनमें डिफरेंस पाया जाता है। और ये जो समस्थानिक है उसमें आप देखिए कि ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 17 है और ऑक्सीजन 18 है। लेकिन यहाँ पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो यही 19 वाला नहीं है, इसीलिए हमने डी को चुन लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, उस व्यक्ति का नाम बताइए, और न्यूट्रॉन की खोज कब की गई वो समय बताइए, ठीक है। अब यहाँ नीचे विकल्प दिया है जॉन डाल्टन और 1931, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और 1931, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और 1932, और जॉन डाल्टन और 1932, मतलब 2 ही व्यक्तियों का नाम है और समय अलग अलग दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी वाले को पहले चुन लेते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और 1932, ये वाला जो विकल्प है ना ये परफेक्ट। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज कब की गई थी ये पूछा गया, तो ये 1932 में तो होती ही है। खोजा किसने था, ये चैडविक के द्वारा खोजा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी की परमाणु संख्याएं समान होती हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। परमाणु संख्या उनकी इक्वल होती है, मतलब यहाँ जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर पाया जाता है, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। और हीलियम के नाभिक में होते हैं, अब यहाँ पे क्या चीज होते हैं ये आपको बतानी है। तो नीचे विकल्प में दिया है समस्थानिक और 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, संभारिक और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यहाँ विकल्पों को देखें। इसके बाद समस्थानिक 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और संभारिक 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का जो ऑप्शन है वो भी दे रखा है। तो इसमें से आपको चुनना है हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी आपको बताना था ना।
तो प्रश्न संख्या 4 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। आइसोबार जो चीज होती है ना, मतलब आइसोबार का मतलब होता है समस्थानिक, उसके अंदर देखा जाए तो परमाणु संख्याएं समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अभी पीछे आपने देखा। और जो हीलियम का नाभिक होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसका हमने सी वाला चुना। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। किसी तत्व के परमाणु में 4 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का परमाणु भार क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहां दिया है 8, 4, 2 और 0। कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तब आप निकाल पाएंगे। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या दी है, न्यूट्रॉनों की संख्या दी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। पूछ रहा है परमाणु भार, तो इसका ई वाला चुन लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें कुछ भी चुनने लायक असल में था नहीं। बात यह है कि जो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है उसमें आप प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार यहाँ एक ही बात है, मतलब निकालने का तरीका एक ही होगा और एक ही चीज इसमें देखी जाएगी। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 4 है यहाँ आप देख रहे हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या है 2, तो 4 में 2 जोड़ा 6 आया। इसमें 6 कहीं दिया है, नहीं दिया है, इसलिए हमने ई को चुन लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शून्य द्रव्यमान जो है ये न्यूट्रिनो का होता है। जो मूल कण है वो दे रखे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। आंशिक आवेश ये फोनॉन में पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये फोटोन नहीं है, फोनॉन है। आंशिक प्रचक्रण की जो प्रक्रिया होती है यानी फ्रैक्शनल स्पिन जो है वो क्वार्क में पाया जाता है। पूर्णांक प्रचक्रण यानी जो इंटीग्रल स्पिन है वो पॉजिट्रॉन में पाया जाता है। ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, न्यूट्रिनो, फोनॉन, क्वार्क और पॉजिट्रॉन, ये असल में फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब इसमें आपको देखकर बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सही आपको चुनना है। तो देखिए ये जो छठवां है इसका ए वाला हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला ही सही, बाकी जितने हैं वो गलत हैं। शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो में, 0 मास पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, ऐसा मानना चाहिए। आंशिक आवेश जो है वो क्वार्क में पाया जाता है। फ्रैक्शनल चार्ज जो है वो क्वार्क के अंदर होता है। फ्रैक्शनल स्पिन जो है वो पॉजिट्रॉन में पाया जाता है और इंटीग्रल स्पिन जो है वो फोनॉन में पाया जाता है। तो बाकी सब यहाँ उलट फेर करके दिया था, केवल पहला वाला सही था। इसके बाद 7वें को देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, इसमें स्थिरता होती है। रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब ये रिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है। अब इसमें से आपको देखकर बताना है कि गलत कौन सा है, गलत का चुनाव करना है। और ये जो 7वां है ना, इसका सी वाला हो जाएगा। सी वाले में देखिए केमिकल चेंज जो है उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस पाया जाता है, ये गलत दिया है। इरिवर्सिबल होता है, इसको वापस लौटाना या वापस फिर रिवर्स करना ये मुश्किल होता है, असंभव होता है। ठीक है, सामान्य विधि में तो असंभव ही होता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, बेशक बनता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होता है। ये सबसे इसका मुख्य गुण पाया जाता है और पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ये सही बात है। तो इसमें गलत कौन सा है, सी वाला है। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया कि जो पाश्चराइजेशन होता है यानी पाश्चुरीकरण होता है उसमें दूध को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मीजर करने का एक पैमाना है, तो कितना फ़ारेनहाइट चाहिए दूध को गर्म करने के लिए और यह प्रक्रिया कितने समय तक चलती है वो भी आपको बताना है। ठीक, दोनों चीजें बतानी है। तो यहाँ नीचे दिया है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट और 30 मिनट का टाइम चाहिए होता है, या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट और 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का टेम्परेचर और 45 मिनट का टाइम चाहिए। वैसे ही यहाँ कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे कि 140 से 145 के बीच का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होना चाहिए और 45 मिनट चाहिए, या 140 और 145 के बीच का टेम्परेचर रहेगा और आधे घंटे का समय चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो परफेक्ट है। और इसका करेक्ट आंसर ऊपर ही दे रखा था, ज्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का तापमान चाहिए होता है। ये कुछ वातावरण पर भी निर्भर करता है, इसीलिए यहाँ पे टू बी एग्जैक्ट नहीं दिया है। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि सिर्फ एक टेम्परेचर दे देता, लेकिन इस बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया बहुत आराम से की जा सकती है और इसमें लगभग 30 मिनट यानी आधे घंटे का समय लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक चीज और है कि इसे जब पाश्चुरीकरण किया जाता है तो 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है ना, तो ये जो प्रक्रिया होती है इससे जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। पाश्चुरीकरण की जो विधि है उसमें दूध का किससे ये संबंधित है ये आपको बताना है। मतलब दूध का हम करते क्या है, असल में कौन सा प्रोसेस उसके अंदर होता है
और अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है वो घटता है या बढ़ता है, ये भी आपको बताना है। मतलब लिक्विड में अगर कोई इम्प्योरिटी मिली हुई है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो नीचे दिया है स्टरलाइजेशन और डिक्रीज, मतलब जो निर्जलीकरण है वो होता है, उसके साथ ही घटता है। इसके बाद नीचे और भी चीजें, माफ कीजिएगा ये निर्जलीकरण नहीं है, निजर्मीकरण है, ठीक है, और घटता है क्वथनांक इसमें द्रव का, इसे आप देख रहे हैं। किण्वन होता है, मतलब ये जो पाश्चुरीकरण की विधि है इसमें दूध का किण्वन यानी फर्मेंटेशन करवाया जाता है और जो द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है। या फिर स्टेरिलाइजेशन होता है और इंक्रीज होता है, फर्मेंटेशन होता है, इंक्रीज होता है। इसमें से होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। सी वाले को अगर आप चुनेंगे तो इसका मतलब होगा कि स्टेरिलाइजेशन और इंक्रीज होता है, मतलब निजर्मीकरण की ये प्रक्रिया होती है। निजर्मीकरण का मतलब क्या, जर्म जो होते हैं ना, यानी जो अभी आपने पीछे देखा कीटाणु, उनको मार दिया जाता है। पहले तो हम गर्म करते हैं फिर ठंडा कर देते हैं, तो इससे उसके अंदर जो बैक्टीरिया या जितने भी हानिकारक कीटाणु होते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये निजर्मीकरण की प्रक्रिया है। और अगर आप इम्प्योरिटी मिला देंगे तो द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखें। इसमें कहा गया कि अमोनियम क्लोराइड और नैप्थलीन जैसे पदार्थों को निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है, उसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, उस विधि का नाम बताइए। और साथ में ये पूछा जा रहा है कि रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है, उसका नाम क्या है। 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज का नाम आपको यहाँ पेयर में दे रखा है, चुनना है उसमें से जो सही है उसको। तो इवेपोराइजेशन और क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, यहाँ आप नीचे विकल्प में देख रहे हैं, या सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी, या इवेपोरेशन और नीचे आप देखेंगे कीनोमैट्रिक्स, ये भी एक प्रक्रिया होती है, कीमोमैट्रिक्स इसको कहा जाता है। और इसके बाद दिया है सब्लिमेशन और कीमोमैट्रिक्स। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। अमोनियम क्लोराइड और नैप्थलीन जैसे जो पदार्थ होते हैं उनको शुद्ध करने का तरीका होता है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन में होता क्या है, जो सॉलिड सबस्टेंस होता है या एलिमेंट होता है वो डायरेक्टली वेपोराइज हो जाता है, उसमें अवस्था का जो परिवर्तन है वो बीच की स्टेट को क्रॉस कर जाता है, मतलब डायरेक्टली वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस विधि द्वारा इनका शुद्धिकरण होता है। और रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज नॉट ऑफ मैग्नीशियम, मतलब इसमें से कौन सा अयस्क जो है वो मैग्नीशियम का नहीं है, अर्थात इसमें कुछ जो अन्य दिए होंगे वो मैग्नीशियम के हो भी सकते हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। डोलोमाइट दिया है, कार्नेलाइट दिया है, इसके अलावा कीजेराइट दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, और इप्सम सॉल्ट भी दिया हुआ है। तो बताइए कि मैग्नीशियम का और इसमें से कौन सा नहीं। और इसका ई हो जाएगा, ई वाला विकल्प यहाँ काम कर रहा है। असल में ई हमने क्यों चुना, क्योंकि मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, कीजेराइट, एप्सम सॉल्ट, ये सब क्या है, ये मैग्नीशियम के अयस्क हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे कि हम बाहर कर सके, और यहाँ पूछा था जो न हो वो बताइए। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। सोडियम का मैलेकाइट, ध्यान से देखें, पोटेशियम का सिल्वाइन, ठीक है, कैल्शियम का ट्रोना और कॉपर का कैल्साइट, ये अयस्कों के बारे में दे रखा है। अब आपको बताना यह है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसका हो जाएगा बी वाला, पोटेशियम का जो यहाँ सिल्वाइन दिया हुआ है वही एकमात्र करेक्ट है, बाकी जितने हैं वो उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, मतलब सोडियम का ट्रोना हो जाएगा, ठीक है, और कैल्शियम का कैल्साइट हो जाएगा। कैल्शियम और कैल्साइट ये मिलते जुलते हैं तो इनको आपस में मिला दीजिए। कॉपर का अच्छा कौन सा होगा, तो कॉपर का मैलेकाइट हो जाएगा, ये किस दिन के लिए, मैलेकाइट तक पहुंचा दीजिए, बाकी जितने हैं वो ठीक ठाक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका हमने करेक्ट आंसर कौन सा चुना, बी वाला। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है, इसे ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता लेकिन इतना बड़ा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है, यानी व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फाउंड ऑन क्रस्ट एज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के आधार पे आपको अरेंज करना है। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन दिया है, ध्यान से देखें, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन दिया है, सिलिकॉन दिया है और कैल्शियम दिया है, मतलब क्रम ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन और कैल्शियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सिलिकॉन और कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम और सिलिकॉन। द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम, मतलब ज्यादा जो पाया जाता है उसको पहले रखेंगे। और ये जो 13वां है इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इसमें देखकर भी लग रहा है कुछ भी परफेक्ट अरेंज नहीं किया है, मतलब इसमें आप देखें जो भूपर्पटी होती है यानी अर्थ की क्रस्ट होती है उस पर ऑक्सीजन की मात्रा, इनमें जो दे रखा है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे सर्वाधिक, ये 46.8% के आसपास लगभग पाई जाती है।
और उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है सिलिकॉन 27.72% के आसपास। कैल्शियम की मात्रा 3.65 मात्र होती है। उसके बाद होता है कार्बन 0.6%। इस प्रकार से इनका मास परसेंटेज पाया जाता है। तो इसका हमने ई वाला चुना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो कैलामाइन लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है उसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला ZnCO3। सिडेराइट का फार्मूला है FeCO3। आयरन पायराइट का फार्मूला है FeS2, यहाँ आप देखें। और नेटिव सिल्वर का जो फार्मूला होता है वो है Ag2O। Ag ये सिंबल किसका है? सिल्वर का है। और Fe जो है वो आयरन का सिंबल है। S जो है वो सल्फर का सिंबल है। तो आप देखकर बताइए इसमें से गलत कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो जाएगा। ये जो नेटिव सिल्वर का फार्मूला दे रखा है ना, यही गलत है। कैलामाइन का होता है ZnCO3, ठीक बात है। और सिडेराइट का FeCO3, वो भी सही है। आयरन पायराइट का होता है FeS2, वो भी सही दिया है। और नेटिव सिल्वर का मात्र होता है Ag। इसमें आपको कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध चांदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक मोती में लगभग कितने प्रतिशत एगोनाइट पाया जाता है? एगोनाइट का परसेंटेज उसमें कितना होता है वो आपको बताना है। और कितने प्रतिशत उसमें कांचियोलिन पाया जाता है वो भी बताना है। तो यहाँ दोनों का जो परसेंटेज यानी अनुपात है वो बताना है। दे रखा है 85% और 0 to 10%, 80% और 0 to 10%, या 80% और 0 to 12, या फिर 85 और इसके अलावा 0 to 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए वाला, मतलब एक मोती में कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये जो एर्गोनाइट लिखा हुआ है ना, ये असल में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका नाम चेंज कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, 85% तो यही होता है, ठीक है। और बाकी जो है उसमें 2 से 4% जल पाया जाता है और करीब 0 से लेकर 10% तक कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि जीवन का चिन्ह होता है। तो इसे हमने देखा और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इसमें आपको सबसे जो दिया हुआ विकल्प है गलत वाला चुनना है, मतलब इसमें गलत कौन सा है वो चुनाव करना है। देखिए इसमें कहा गया है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो यूरेनियम है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, ठीक है। और सबसे हल्की जो प्राकृतिक धातु है वो लिथियम है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु पारा है। पारा एक धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। और सबसे कठोर प्राकृतिक धातु जो है वो प्लेटिनम है। अब बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सी वाला हो जाएगा। इसमें जो कहा गया है ना हैवीएस्ट नेचुरल मेटल जो है वो मरकरी है, ये वाला इसमें से इनकरेक्ट। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। सबसे हल्की जो प्राकृतिक धातु है वो लिथियम है। और सबसे भारी जो प्राकृतिक धातु है जो कि यहाँ मरकरी के तौर पे दे रखा है, असल में वो ऑस्मियम है, ठीक है। ये मरकरी नहीं है, ऑस्मियम होगा। बाकी जितना दिया है वो परफेक्ट है। प्लेटिनम जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल मेटल है अभी तक का जितना ज्ञात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंप एक मिश्रित प्रकाश को उत्सर्जित करती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के जैसा होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश तो नहीं होता लेकिन उसी के समान होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन द नेचर, वो कौन सी है? तो यहाँ नीचे दिया हुआ है फ्लोरोसेंट लैंप यानी प्रतिदीप्ति लैंप और सोना, पारा लैंप यानी मरकरी लैंप और जिंक। इसके बाद फ्लोरोसेंट लैंप और एल्यूमिनियम दे रखा है और मरकरी लैंप और क्रोमियम दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? 17 का ए वाला ही चुन लेते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप और गोल्ड, ठीक है। ये वाला ऑप्शन परफेक्ट है। जो गोल्ड है ना वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका ये गुण होता है। और प्रतिदीप्ति लैंप के अंदर जो मिश्रित प्रकाश उत्सर्जन होता है यानी बाहर निकलता है प्रकाश, वो सूर्य के प्रकाश के लगभग बराबर होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, गुड नहीं बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा। तो यहाँ पर CaSO4.H2O लिखा हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला या फिटकरी का फार्मूला, जो पोटाश फिटकरी होती है, इसका बहुत तेज छोटी कक्षाओं में लोग याद करते हैं, बच्चे लोग जो होते हैं वो रटते हैं। यहाँ आपने रटा होगा ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो CaSO4.H2O और पारा, CaSO4.H2O और बेंजीन। इसके बाद CaSO4 और इंटू हाफ H2O, ये क्या है? हाफ है, हाफ H2O और पारा, और CaSO4.half H2O और बेंजीन। बताइए इसमें से कौन सा होगा? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आपको चुनना है लास्ट वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी वाला हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O और मरकरी, ठीक। जो पारा है वो ऊष्मा का सर्वाधिक या सबसे उत्तम चालक है, सबसे उत्तम चालक है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू जर्मन सिल्वर।
जो जर्मन सिल्वर होता है उसके बारे में, मतलब उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका कंपोजिशन आप कह सकते हैं, उसके बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। कौन कौन सी चीज मिलाते हैं, तो कॉपर निकल और क्रोमियम मिलाते हैं, या फिर आयरन निकल और क्रोमियम का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, या कॉपर निकल और आयरन का कॉम्बिनेशन होता है, या क्रोमियम आयरन और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। जरा देख कर बताइए सही कौन सा है। जर्मन सिल्वर। और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो असल में तांबा निकल और जिंक को मिलाकर होता है। रेशियो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना कौन सा मिलाते हैं, कौन सा ज्यादा कौन सा कम होता है, क्या क्या मिलाते हैं, बस इतना भी याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। कौन कौन सी चीज है, तांबा है, निकल है और जिंक है। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कि हम चुन सके, तो हम ई वाले को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। यहाँ देखें, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किस चीज की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, मतलब वो क्या चीज है जो कि मिलाने से ये ज्यादा कठोर हो जाएगा। और हवा में एक कोई वस्तु है जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। तो यहाँ नीचे विकल्प में दिया है कार्बन और नाइट्रोजन, मैग्नीज और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर क्रोमियम और ऑक्सीजन। बताइए इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ई वाला हो जाएगा। कुछ भी सही नहीं है, यहाँ भी ई वाले की चांदी है। ई वाला विकल्प हमेशा काम देता है जब कोई नहीं काम आता तब। ठीक, देखिए स्टील को कठोर अगर हमें बनाना है तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। कार्बन अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो स्टील में कठोरता बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी गुणवत्ता कम होती जाएगी, ये बात ठीक है। और हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड जब पाया जाता है तो इसकी वजह से पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, ये बात इसमें आपने देखा, तो ई वाला सही है। इसके बाद 21वें को देखते हैं। 21वें में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज नॉट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसमें से कौन सी शाखा अकार्बनिक रसायन विज्ञान से संबंध नहीं रखती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज नॉट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बताइए, जो संबंध न रखे वो आपको चुनना है। पहले वाले में इनऑर्गेनिक और दूसरे वाले में ऑर्गेनिक। तो नीचे दिया है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ देखें उसकी ब्रांचेस के नाम दे रखे हैं, या जियो केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री, या इन ऑर्गेनिक मेटालिक केमिस्ट्री और मटेरियल केमिस्ट्री, इस प्रकार से दिया है। और सिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब औषधि रसायन। तो बताइए कि इसमें से कौन सी ताल्लुक नहीं रखती। और क्वेश्चन नंबर 21, इसका सी वाला हो जाएगा। ये जो कार्बन धात्विक रसायन यानी ऑर्गेनिक मेटालिक केमिस्ट्री है और उसके साथ मटेरियल केमिस्ट्री है, ये वाले इसमें परफेक्ट होगी। मतलब अकार्बनिक रसायन से किसका संबंध नहीं है, चूंकि अकार्बनिक है, उसके अंदर कार्बन है ही नहीं है, तो उसमें कार्बन कहां से घुस जाएगा, इससे भी आप गेस कर सकते थे ना। ठीक है, कार्बन धात्विक रसायन उसका संबंध नहीं रख सकता। और ये देखिए पदार्थ रसायन, तो पदार्थ रसायन का संबंध किससे है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। और इसका संबंध जो यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। किसकी बात हो रही है, पदार्थ रसायन की बात हो रही है। और इसका संबंध कार्बनिक रसायन से यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि जैव अकार्बनिक रसायन यानी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा जियो केमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री या सिंथेटिक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही ब्रांचेस है। मतलब उसी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। और मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गई, पॉलीमर केमिस्ट्री हो गई, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई, या आपने अभी देखा जो ऑर्गन मेटालिक केमिस्ट्री थी, वो सब इससे बिलोंग करती है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंध रखती है। इसके बाद 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो हाइपो कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, ठीक है। हाइपो क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, असल में इसका वाजिब नाम ये है। शोरा जो है ये असल में पोटेशियम नाइट्रेट होता है। जिप्सम जो है ये सोडियम थायोसल्फेट होता है, मतलब इसका प्रयोगशाला वाला नाम ये होता है, हम लोग इस नाम से इसे पुकारते हैं। और चाक असल में क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट होता है, यहाँ दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से परफेक्ट कौन सा है, मतलब ऑड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ऑड कौन सा है वो चुनाव करना है। तो इसे अगर आप देखें तो इसका बी वाला हो जाएगा। शोरा और पोटेशियम नाइट्रेट ये इसमें से ऑड है। ये ऑड क्यों है, क्योंकि यही एकमात्र सही है, ठीक, और बाकी जितने हैं वो गलत हैं। तो ये बेचारा सही होकर ऑड हो गया। असल में हाइपो किसको कहते हैं, ये सोडियम थायोसल्फेट होता है, तो बहुत कॉमन चीज है। और शोरा आपने देख ही लिया है। जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। और चौक या जो बोर्ड पर लिखने वाली चाक होती है उसी के बारे में कहा जा रहा है, वो कैल्शियम सल्फेट कहाँ से हो जाएगी, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है शुद्ध रूप से। इसे हमने देखा, तो इसका एकमात्र बी वाला ही सही है। इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर ब्लैक जिंक दे रखा है और इसे जिंक सल्फाइड इसके आगे दिया हुआ है। मतलब ये असल में होते क्या है, वही प्रयोगशाला वाला नाम दिया है। फॉस्जीन एक प्रकार की जहरीली गैस होती है, तो ये असल में कार्बोनिल क्लोराइड होती है। पायरीन जो है इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। और वुड स्पिरिट जो है ये एथिल अल्कोहल को कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, एथिल अल्कोहल को कहा जाता है। तो इसमें से गलत कौन सा है, देखिए डी वाला तो साफ साफ गलत है।
वुड स्पिरिट या कास्ट स्पिरिट ये किसको कहते हैं? ये मेथिल अल्कोहल का नाम है, एथिल अल्कोहल का है नहीं। और बाकी जितने हैं उनको भी देख लीजिए। तो इसका डी वाला ही एकमात्र गलत भी है, यही, और बाकी जितने हैं ना वो सही है। ब्लैक जिंक ये जिंक सल्फाइड का ही नाम है। कार्बोनिल क्लोराइड ये फास्जीन को कहा जाता है, विषैली गैस होती है। पायरिन का नाम भी ठीक दिया है। और मेथिल अल्कोहल ये जहरीली शराब के नाम से विख्यात होता है और इसको कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा गया कि हवा में अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? हवा में अक्रिय गैसों की उपस्थिति है ये किसने खोज कर बताया था? और साथ में ये भी बताइए कि परमाणु भार की खोज किसने की थी? तो दो दो व्यक्तियों के नाम यहाँ जोड़े में दे रखे हैं। देखिए इसमें विलियम रैमसे का नाम दिया है और थियोडोर रिचर्ड्स का नाम दिया है। अल्फ्रेड वर्नर का नाम दिया है और थियोडोर रिचर्ड्स का नाम दिया है। अल्फ्रेड वर्नर है और अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, या फिर विलियम रैमसे हैं और अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऊपर वाला ही सही है, विलियम रैमसे और थियोडोर रिचर्ड्स, ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। मतलब हवा में अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? ये रैमसे ने की थी। और परमाणु भार के खोजकर्ता उसकी डिस्कवरी करने वाले रिचर्ड्स थे। इस प्रकार से आपने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड द मेसॉन? फंडामेंटल पार्टिकल्स की अभी बात कर रहे थे हम लोग पीछे, तो उसमें मेसॉन भी आता है। इसको खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? और हु एमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेंटेड द पीएच वैल्यू? मतलब पीएच पैमाना या पीएच मान जो है उसका आविष्कार किसने किया था, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर हिदेकी युकावा का नाम दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। उसके बाद विलियम ऑस्टवाल्ड है, अर्नेस्ट लॉरेंस और ऑस्टवाल्ड है, हिदेकी युकावा है और सोरेंसन है, लॉरेंस और सोरेंसन है। इसमें से होगा कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है 25 को अच्छे से देखिएगा, सी वाला हो जाएगा ना। हिदेकी युकावा और ये सोरेंसन का जो नाम है यहाँ परफेक्ट होता है। मेसॉन के खोजकर्ता युकावा थे और पीएच मान का आविष्कार सोरेंसन ने किया था। पीएच स्केल पे हम लोग देखते क्या है, कोई पदार्थ किस प्रवृत्ति का है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, कौन सी उसकी प्रवृत्ति है। 7 से कम 7 से ज्यादा वाला जो रेशियो है वो आप जानते हैं। इसके बाद 26 को देख लेते हैं। यहाँ कहा गया कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस कलर ऑफ ग्लास टर्न इनटू ग्रीनिश येलो? मतलब किस सबस्टेंस की वजह से जो ग्लास है उसका जो रंग होता है, मतलब कांच का रंग जो होता है वो ग्रीनिश येलो में टर्न हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। और ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस कलर ऑफ ग्लास टर्न इनटू येलो लाइक लेमन? नींबू के जैसा पीला कब हो जाता है? मतलब कौन से सबस्टेंस की वजह से ग्लास का रंग ऐसा हो जाता है? तो यहाँ नीचे दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट और कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, पदार्थों के नाम मतलब यौगिकों के नाम दे रखे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कैडमियम सल्फाइड। ध्यान से देखिएगा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट और कैल्शियम सल्फाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कैडमियम सल्फाइड, इस प्रकार से दे रखा है। माफ कीजिएगा, यहाँ सोडियम डाइक्रोमेट है और ऊपर पोटेशियम डाइक्रोमेट था। कुल मिलाकर ये 4 विकल्प हैं। तो 26 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसको हमने चुना, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इससे जो ग्रीनिश येलो वाला कलर है वो हमें दिखाई देता है, और कैडमियम सल्फाइड जो है इससे नींबू के जैसा पीला हो जाता है। नींबू एकदम सुर्ख पीला होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इस बहुलक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है? और निम्नलिखित में से किसे बनाने में नायलॉन 66 बहुलक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो आपको बताना है। मतलब एक में किया जाता है दूसरे में नहीं किया जाता है। तो यहाँ वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, रस्सी और ब्रश है, या टेंट और संश्लेषित रेशा है, बेल्ट और पैराशूट है, रेनकोट और संश्लेषित ऊन है, सिंथेटिक वूल जो होता है, या इसमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, रेनकोट और सिंथेटिक वूल। ठीक है, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है इसका उपयोग रेनकोट को बनाने में किया जाता है। और नायलॉन 66 से क्या क्या चीजें बन सकती हैं? तो ब्रश बनाया जा सकता है, सिंथेटिक जो फाइबर है वो बनाया जा सकता है, पैराशूट बनाया जा सकता है, लेकिन सिंथेटिक वूल नहीं बनाया जाता। ठीक, तो जो नहीं बनाया जाता है वो हमें इसमें चुनना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन आपको करना है, यानी ऑड चुनना है। तो नायलॉन 6 जो पॉलीमर है, यहाँ ध्यान से देखें, ये टायर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलीस्टाइरिन जो पॉलीमर होता है या बहुलक होता है, ये गियर बनाने के लिए यूज होता है। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर पॉलीमर जो है ये चप्पल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। और टेरिलीन जो है ये पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। विषम इसमें से कौन सा है? तो इसका जो ऑड ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा। पॉलीस्टाइरिन जो पॉलीमर होता है इसका कहा गया है कि यूज फॉर मेकिंग गियर। ठीक है, यही इसमें ऑड है। कैसे ऑड हुआ? क्योंकि नायलॉन 6 बहुलक का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? टायर बनाने के लिए किया जाता है। और बैकेलाइट बहुलक जो होता है इसको गियर बनाने के लिए यूज करते हैं। और स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर बहुलक जो है ये चप्पल बनाने के लिए, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, तो वो तो सही है। इसमें एकमात्र बी वाला ही गलत था। ठीक है, और उसके बाद तो गियर बनाने का काम किससे किया जाता है? ये जो बैकेलाइट बहुलक होता है उससे होता है, ना कि पॉलीस्टाइरिन जो पॉलीमर होता है उससे किया जाता है। और टेरिलीन का उपयोग पेंट बनाने के लिए किया जाता है, वो सही बात।
तो बी वाले को चुना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। प्रोड्यूसर गैस में निम्नलिखित में से किस गैस का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इसके बाद CO2 है और एथिलीन है। इस प्रकार से गैसों के नाम दिए हैं। तो प्रोड्यूसर गैस का आपको पहले तो कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए और इसका ई वाला चुन लीजिए क्योंकि इसमें कुछ परफेक्ट नहीं है। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है ये पूछा जा रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें पाई जाती है करीब 22.3%, 22.3% के आसपास होती है। हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो यहाँ देखा जाए तो 8.12 ही होता है मात्र, ठीक, तो काफी कम है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन यहाँ दिया ही नहीं है और इसीलिए मजबूरन हमें ई को चुनना पड़ रहा है। नाइट्रोजन यहाँ 52.55 यानी करीब 53% पाई जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 3% होती है, तो इसमें कुछ भी सही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोल गैस में नहीं पाई जाती, ठीक है, और कौन सी गैस बायोगैस में नहीं पाई जाती है? दोनों चीजें आपको बतानी है। तो नाइट्रोजन और CO2 दे रखा है, एथिलीन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड और एसिटिलीन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। इसमें से होगा कौन सा? तो ये जो तीसरा है ना, इसका राइट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा। देखिए सी वाले को अगर चुनते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड और एसिटिलीन वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है। जो ना पाई जाए वो बताना था ना, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या पाई जाती है। कोल गैस में अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो एसिटिलीन, एथिलीन, नाइट्रोजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होते हैं। बायोगैस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें मेथेन तो रहेगा ही, उसमें कोई डाउट है ही नहीं है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब पाए जाते हैं, ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड, लास्ट में डर रहता है। तो इतना हमने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा गया कि व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वाटर गैस, मतलब जल गैस या वाटर गैस जो होती है उसका ऊष्मीय मान क्या होता है ये आपको बताना है। और इसके साथ ये पूछा जा रहा है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसर गैस कितनी होती है, और यहाँ जो अमाउंट है वो किलो कैलोरी के हिसाब से आपको देखना है। तो देख लीजिए और बताइए। इसमें 2600 और 1500 दिया हुआ है, मतलब 2600 और 1500 है। इसके बाद 2800 और 1200 है। इसी प्रकार से दो और विकल्प है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 ये फैक्चुअल है, इसका डी वाला हो जाएगा। इसमें आपको रटना ही पड़ेगा और रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है इसमें। देखिए 2800 जो है ये किसका ऊष्मीय मान होता है? ये वाटर गैस का होता है और प्रोड्यूसर गैस का जो ऊष्मीय मान है वो 1300 के आसपास होता है। इसके आधार पर हम ये तय करते हैं ना कि कौन सा ईंधन ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा दक्ष है। और सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। नेफ्था दिया है, लुब्रिकेटिंग ऑयल दिया है, फ्यूल ऑयल दिया है, गैसोलीन दिया है, और नॉन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव ऐसे भी ऑप्शन है, ई वाला। तो क्वेश्चन नंबर 32 और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए वाले को अगर चुने तो इसका मतलब है कि नेफ्था इसमें से ऑड है। कैसे? नेफ्था जो है वो गैस अवस्था में पाया जाता है, मतलब इसकी जो ओरिजिनल कंडीशन है वो गैसियस स्टेट होती है। बाकी जितने हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल है या फ्यूल ऑयल है या गैसोलीन है, ये जितने हैं ये सब ऑयल फॉर्मेट यानी लिक्विड फॉर्मेट में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, और पैराफिन के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दो चीजें पूछी जा रही है। तो यहाँ फ्यूल ऑयल और गैसोलीन दिया हुआ है, डीजल और कैरोसिन दिया है, फ्यूल ऑयल और कैरोसिन दिया है, डीजल और गैसोलीन दिया है। बताइए इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट होगा। और 33 का सी वाला हो जाएगा। उद्योगों में ईंधन के रूप में फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और पैराफिन का जो निर्माण होता है मतलब कैरोसिन उसमें यूज होता है। कैरोसिन का यूज किए बिना वो नहीं बन पाएगा, तो इसका सी वाला सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वुड हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये कौन सी लकड़ी होती है जिसका कि ऊष्मीय मान उच्चतम होता है। अब यहाँ पर कुछ लकड़ियों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ओक की लकड़ी होती है, ओक का जो वृक्ष होता है उससे प्राप्त होने वाली लकड़ी, या बर्च के वृक्ष से प्राप्त होने वाली लकड़ी, या पाइन के पेड़ से निकलने वाली लकड़ी, या जो लर्च नाम का वृक्ष होता है उससे प्राप्त होने वाली लकड़ी। बताइए इसमें से किसका ऊष्मीय मान सबसे उच्च होता है। इसका देखिए सी वाला हो जाएगा। ये जो वुड ऑफ पाइन है ना, इससे प्राप्त होने वाली जो लकड़ी, मतलब ये खुद ही लकड़ी है, पेड़ से लकड़ी प्राप्त होती है, तो वो जो ऊष्मीय मान है ये उच्च होता है इसका। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। ओक से जो लकड़ी प्राप्त होती है उसका करीब 4729 से लेकर 4750 के बीच में होता है। लेकिन ये जो पाइन वाली है इसका अगर आप देखें, पाइन का मतलब क्या, देवदार की लकड़ी की बात हो रही है ना, तो देवदार का करीब 4818 से लेकर 5310 तक हो सकता है। ये उसके अंदर नमी की मात्रा या उसके सूखेपन पर भी निर्भर करता है।
तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज नॉट अ मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल ना हो वो आपको चुनना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज अ नेचुरल फ्यूल, ये दो चीजें। तो खोई और लिब्रिकेटिंग ऑयल दिया हुआ है, मतलब ये गन्ने की जो खोई होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। या ऑयल शेल है और पेट्रोलियम है, चारकोल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है यानी एलपीजी, या फिर कोक और बायोडीजल है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ये जो 35 है इसका बी वाला चुन लेते हैं। बी वाले को चुनने का मतलब क्या होता है, ऑयल शेल और जो पेट्रोलियम है इसके बारे में हम देख रहे हैं। विनिर्मित ईंधन जो नहीं है उसकी आपको तलाश करनी थी। तो विनिर्मित ईंधन कौन कौन से होते हैं पहले ये जान लीजिए। खोई जो होती है वो भी, पुआल भी, इसके अलावा कास्ट कोयला यानी जो वुड कोल होता है, चारकोल और कोक जिसे आप कहते हैं, वो चीजें। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल, बायोडीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब विनिर्मित ईंधन यानी मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल होते हैं। और नेचुरल फ्यूल में अगर आप देखें तो ऑयल शेल और पेट्रोलियम का नाम आता है, ये नेचुरल फ्यूल होते हैं। ये तो जरा सोचने वाली बात थी, लॉजिक का क्वेश्चन था। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। फिजिकल क्वांटिटी दी है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो दे रखी है। फिजिक्स का जो शुद्ध रूप है वो हम लोग देख रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी में, मोमेंटम है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और मैग्नेटिक इंडक्शन है। इनकी एसआई यूनिट यहाँ साइड में दी हुई है, जूल पर केजी, न्यूटन सेकेंड, कैंडेला और बार। तो इसमें देखकर बताइए कि कौन सा ऑड है। और 36 का जो डी वाला है वो ऑड है। मैग्नेटिक इंडक्शन और बार जो दिया है वही इसमें अलग है। कैसे अलग है, वो असल में गलत है। उसकी यूनिट क्या होती है, गॉस होती है। गॉस में उसको मीजर करते हैं, बाकी जितना है वो सही है। स्पेसिफिक हीट का जूल पर केजी, संवेग का मतलब जो मोमेंटम है उसका न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता है उसका कैंडेला होता है, ये तो मूल राशि हो गई। और चुंबकीय प्रेरण का गॉस होता है, उसको आप याद रखेंगे, बार नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में फिर पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट गॉस होती है, ऐसा दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पास्कल में मीजर किया जाता है, और जो पूर्ण तापमान यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसको केल्विन में मीजर करते हैं, केल्विन में मीजर करते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें से गलत विकल्प का आपको चयन करना है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है। और 37 का सी वाला हो जाएगा। सी को अगर चुने मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल वाला, तो वो गलत है। देखिए, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका बार होता है। जो पीछे आपने देखा ना बार, वो असल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की इकाई होती है। और परम ताप यानी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसका तो केल्विन होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, ये प्रोफेसर रॉन्जन के द्वारा की गई थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जे थॉमसन के सौजन्य से होती है। प्रोपाउंडिंग क्वांटम थ्योरी जो है ये मैक्स प्लैंक के द्वारा दी गई है। ठीक है, मतलब प्रोपेंडिंग का मतलब ये होता है प्रतिपादन करना। तो इन्होंने क्या किया था, जो क्वांटम थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया था। और नील्स बोर ने क्या काम किया था, तो थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इनकी देन है। अब इसमें से आपको देखकर बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका ई हो जाएगा। ई वाला चुन लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि एक्स किरणों की खोज रॉन्जन ने की थी, बहुत अच्छी बात है। और पहला जो नोबेल पुरस्कार है वर्ष 1901 में वो इन्हीं को दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, पहला जो नोबेल प्राइज है वो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया, और वो ये रॉन्जन को दिया गया एक्स किरणों की डिस्कवरी के लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ये भी बहुत अच्छी बात है। और क्वांटम थियरी का प्रोपेंडिंग करने का मतलब प्रतिपादन करने का काम ये मैक्स प्लैंक का ही था। और कौन करेगा, मैक्स प्लैंक ही करेंगे। और परमाणु संरचना का सिद्धांत ये नील्स बोर का है। तो बताइए इसमें गलत क्या है, सब तो सही ही है। तो एक से उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला जो विकल्प है उसको हमने चुन लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो एडवर्ड एपल्टन न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। जेम्स चैडविक जो है वो अपवर्ती सिद्धांत यानी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको याद आ रहा होगा, वही वाला है। ठीक है, तो उस अपवर्जन सिद्धांत की खोज करते हैं। मतलब पाउली झूठ में वहां अपना नाम लेकर घूम रहे थे, ऐसा कहा गया। और वोल्फगैंग पाउली, वही पाउली का पूरा नाम है, तो इन्होंने स्टडी ऑफ आइनोस्फीयर का काम किया था। मतलब आइनोस्फीयर के बारे में काफी रिसर्च और स्टडी की थी। और इसके बाद पैट्रिक ब्लैकेट का नाम दिया है, इन्होंने कॉस्मिक रेज के ऊपर स्टडी की थी। तो बताइए कि इसमें से सही क्या है। दो तो सरासर यहाँ पहले ही गलत दिखाई दे रहे हैं, बी और सी वाला। बचे हुए जो है उनको देख लीजिए, और इसका डी वाला हो जाएगा। इसमें सही कौन सा है, जो पैट्रिक ब्लैकेट वाला है वही एकमात्र सही है, स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज। हालांकि कॉस्मिक रेज की स्टडी पर काफी काम हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी किया है। ठीक है, लेकिन जो नाम ले जाने का या क्रेडिट लेने का काम होता है वो विदेशी कर लेते हैं।
बाकी जितने हैं उन्हें आप देख सकते हैं। इसमें जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन की खोज किए थे, तो यहाँ एपल्टन का नाम कहाँ से आ जाएगा। वोल्फगैंग पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आप पढ़ते हैं। और आयनोस्फीयर की स्टडी का काम ये एपल्टन का था, तो इसमें सब उलट फेर करके दिया है, एकमात्र डी वाला सही। 40 को देखिए, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इन्वेंशन ऑफ डायनेमो। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो इसको इन्वेंट करने वाले व्यक्ति कौन थे, माइकल फैराडे थे, ऐसा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। होलोग्राफी के आविष्कारक जो थे वो डेनिश गेबर थे। और डायलिसिस मशीन का आविष्कार एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने किया था। तो बताइए कि इसमें से जो विषम विकल्प है यानी ऑड ऑप्शन है वो कौन सा है। इसका डी हो जाएगा, इन्वेंशन ऑफ डायलिसिस मशीन एडवर्ड पिकरिंग, ठीक है। एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग इनका पूरा नाम था, इन्होंने इसे खोजा था। ये वाला इसमें से ऑड है, कैसे। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। रेडियो का ठीक ठाक दिया है मार्कोनी, होलोग्राफी वाला भी ठीक दिया है। फोटोमीटर का आविष्कार ये पिकरिंग के द्वारा किया गया था। डायलिसिस मशीन इन्होंने नहीं खोजी थी बल्कि फोटोमीटर खोजा था, तो ये गलत है एक तरीके से। अब आप ये बताइए कि डायलिसिस मशीन को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, उसके डेवलपमेंट करने वाले व्यक्ति कौन थे। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ मशीन और थ्योरी दी हुई है, तो भाप का इंजन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी पर काम करता है। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है वो विद्युत चुंबकीय संचरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन पर काम करता है। रॉकेट लॉन्चिंग जो होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होती है। और एयरक्राफ्ट का जो पूरा प्रिंसिपल होता है या उसका स्ट्रक्चर होता है वो बर्नौली के प्रिंसिपल जो फ्लूइड डायनेमिक्स में उन्होंने दिया था उस पर काम करता है। तो बताइए कि इसमें मशीन और थ्योरी कौन सी गलत मिलान की हुई है, मतलब यहाँ पे गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी हो जाएगा, बी वाले को चुन लीजिए। ये विद्युत जनरेटर और विद्युत चुंबकीय संचरण यानी ट्रांसमिशन वाला जो दिया है ये गलत है। असल में ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, ठीक है। प्रेरण यहाँ पर होना चाहिए था यानी इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। बाकी जितना दिया है वो सही है। स्टीम इंजन जो है वो थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है, ठीक है। कौन सा लॉ लगता है यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का जरा बताइएगा। और इलेक्ट्रिकल जनरेटर का आपने देखा है, रॉकेट लॉन्चिंग होती है तो उसमें आप देखते हैं कि रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, उसको लॉन्च करने के लिए क्या करते हैं, पहले ईंधन को जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो उससे गर्म गैसें बहुत वेग से पृथ्वी पर दबाव डालती है, नीचे की ओर प्रेशर डालती है। जब अर्थ पे उतनी क्रिया होती है तो उतनी ही बराबर मात्रा में अर्थ जो है वो अपना रिएक्शन यानी अपनी प्रतिक्रिया उल्टी दिशा में ऊपर की ओर देती है, अर्थात रॉकेट को तेजी से ऊपर की ओर पुश करती है। तो रॉकेट इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ लेता है कि वो इसके वेलोसिटी जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए चाहिए होती है उसको क्रॉस कर जाता है, और यही कारण है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। इसके वेलोसिटी अगर वो नहीं प्राप्त कर पाएगा तो बाहर नहीं जा पाएगा, ये आप जानते हैं। तो ये सब आपने देखा, बाकी सभी सही है, केवल बी वाला इसमें गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। मशीन दिया है, थ्योरी दिया है, जैसे पीछे दिया था, तो सोनार है, और सोनार का जो प्रिंसिपल है उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी है उस पर वर्क करता है। फोटो सेल का काम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस करता है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जाम्पल है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जाम्पल है। फिजन और फ्यूजन दोनों होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बताइए इसमें से ऑड कौन सा है। तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सोनार और जो पराश्रव्य दिया है ना अल्ट्रासोनिक वेव वाला, यही एकमात्र इसमें से ऑड है, क्योंकि वो सही है, ठीक। लेकिन सही कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सही नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन दिया है ना, रिफ्लेक्शन होना चाहिए था। जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, जैसे सोनार होता है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज करता है, वो पानी के अंदर जाती हैं, और जो डूबे हुई चीजें या गहराई वाले हिमशैल होते हैं उनका पता लगाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो उनसे वो टकराती हैं, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, न कि रिफ्रैक्शन के, और इसीलिए ये गलत है। इसीलिए बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। बाकी जितने हैं वो सही है। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली जो थ्योरी होती है, मतलब जितनी मात्रा में उसके ऊपर लाइट पड़ रही है उतना ही वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, टोटल उसके अंदर रिफ्लेक्शन की पावर है, उस पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर होता है उस पर, मतलब डुअल नेचर पाया जाता है, तो उसमें से जो वेव नेचर होता है उस पर वर्क करता है। फोटो सेल जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उस पर वर्क करता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। खैर, और नाभिकीय रिएक्टर वाला जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन नियंत्रित अभिक्रिया होती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है,
यहाँ पे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग से रिलेट करता हुआ जो ऑड ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो एरोसॉल की स्टडी करने के लिए ये यूज होता है। बादलों की जो संरचना होती है, मतलब क्लाउड स्ट्रक्चर या क्लाउड कंपोजिशन आप कह सकते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। टू स्टडी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज या डेंटल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, या इसमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, या एक से ज्यादा होता है, बताइए। तो देखिए 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो इसमें से ऑड है। यहाँ विषम विकल्प का चयन करना था, बाकी जितने हैं वो सही है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब हम लोग लेजर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो लेजर का इस्तेमाल, माफ कीजिएगा, हम लोग लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग की बात कर रहे हैं। तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग में ये तीनों चीजें आएंगी। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। एरोसॉल का स्टडी जो है वो भी उससे किया जा सकता है। क्लाउड का जो कंपोजिशन है, मतलब उसके अंदर किस तरह की संरचना बन रही है, किस प्रकार का वो बादल है, इसकी स्टडी करनी है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और वायुमंडलीय घटनाओं का हम अध्ययन भी कर सकते हैं। लेजर का उपयोग जो है वो दांत के उपचार में हो सकता है। ठीक है, इसमें आप देखिए तो डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो लेजर से होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ऑड जो है वो डी वाला है, बाकी तीनों जो है वो इसके इस्तेमाल है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये गुजरात में है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन ये महाराष्ट्र में है। कैगा या कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये वेस्ट बंगाल में है। और ट्रॉम्बे एटॉमिक पावर स्टेशन ये महाराष्ट्र में है। तो आप बताएं कि इसमें से ऑड कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 44 का डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि इसमें ट्रॉम्बे एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र जो दिया है यही इसमें से ऑड है। कैसे? ट्रॉम्बे एटॉमिक पावर स्टेशन ये महाराष्ट्र में ही है, लेकिन बाकी जो है उन्हें देखिए, तारापुर वाला ये गुजरात में कहाँ चला जाएगा? ये महाराष्ट्र में है। काकरापार जो है वो गुजरात में है। कैगा वाला कर्नाटक में है। तो बाकी जितने हैं वो गलत दिए हैं, यही एकमात्र सही है। इसके बाद 45 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसमें से किसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है? तो प्योर वाटर की होती है, या फिर सिल्वर की होती है, या एल्यूमिनियम की होती है, या फिर मरकरी की होती है? बताइए। तो 45 का ए हो जाएगा, प्योर वाटर। हाँ, जो रेजिस्टिविटी होती है ना, प्रतिरोधकता, विद्युत के प्रवाह को रोकने की क्षमता सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? ये शुद्ध जल के अंदर होती है। पानी के अंदर हमें करंट इसलिए मारता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज मिली हुई होती है। अगर शुद्ध जल रहे तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है, या बहुत रेयर करेगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ बाकी जितने हैं वो सुचालक कहे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर काइनेस्थेटिक्स दिया हुआ है, और काइनेस्थेटिक्स जो होता है इसमें हम शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। ट्राइबोलॉजी जो होती है उसमें द स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन रिलेटिवली मूविंग सर्फेसेस, मतलब दो जो रिलेटिव मूव करते हुए सरफेस है उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो ट्राइबोलॉजी। ठीक, और हॉरोलॉजी में हम समय की माप करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में स्टडी करते हैं। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 46 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा ई वाला। ई का मतलब ये है कि जो विकल्प है वो गड़बड़ है, अर्थात इसमें से कुछ भी चुनने योग्य नहीं था। अर्थात काइनेस्थेटिक्स ये जो विद्या होती है इसमें शरीर की भाषा का अध्ययन किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज। सही बात है। ट्राइबोलॉजी में जैसा कि आपने देखा कि सापेक्ष जो सतह होती है वो चलती हुई होती है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी स्टडी करते हैं। हॉरोलॉजी का भी ठीक है, मतलब इसमें जितने हैं वो सभी सही हैं, और पूछ रहा है गलत क्या है, तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें। इसके बाद 47 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें आपको देखना यह है कि गलत क्या है। प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो मॉस इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, ऐसा दिया है, द्रव्यमान गुणे वेग। त्वरण का जो फार्मूला होता है उसमें वेग परिवर्तन बटे समय, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। आवेग अगर निकालना है तो बल में हम समय अंतराल का गुणा कर देते हैं। घनत्व अगर हमें निकालना है तो द्रव्यमान में आयतन से यानी मास में वॉल्यूम से भाग दे देते हैं। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो पहला वाला ही गलत है। प्रेशर का मॉस इंटू वेलोसिटी कहां से हो जाएगा? ठीक, संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग। और प्रेशर का वैसे होता क्या है इसमें, अगर आप देखें, फोर्स अपान एरिया होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, उसी हिसाब से इसको निकाला जाता है। क्षेत्रफल जितना कम रहेगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा, दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो इस प्रकार से मतलब दाब उतना ही बढ़ जाएगा, ये कहने का मतलब है। जितना आप छोटा सरफेस रखेंगे या एरिया रखेंगे उतना ही प्रेशर में इंक्रीजमेंट होगा। तो ये एकमात्र गलत है इसमें, बाकी जितने हैं वो तो सही है। ठीक, इनमें आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 48 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये भी बहुत बेसिक फिनोमिना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी।
कौन सी इसमें से स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ है विस्थापन और क्षेत्रफल यानी डिस्प्लेसमेंट और एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और डेंसिटी, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और वॉल्यूम, या नॉन ऑफ द एबव वाला जो ऑप्शन है वो भी मौजूद है। तो 48 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक, सी को हमने चुना। टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछा ये जा रहा है ना कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये जो टेम्परेचर है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि स्केलर क्वांटिटी, और ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्केलर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो स्केलर नहीं है। असल में स्केलर क्वांटिटी जो है उसमें आप एरिया को रख सकते हैं, डेंसिटी को रख सकते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम भी उसी में आएगा, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी आप रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट भी उसी में आएगा। इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग: 1 माइक्रोग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम और 1 मीट्रिक टन और नॉन ऑफ द एबव। मतलब इसमें से विषम कौन सा है, बताइए। यहाँ देखिए द्रव्यमान नापने की सारी इकाइयां दी हुई हैं। माइक्रोग्राम भी द्रव्यमान ही नापता है, मिलीग्राम भी वही काम करता है, ग्राम भी वही करता है और मीट्रिक टन में भी वही काम किया जाता है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इसमें ऊपर की जो 3 है वो छोटे छोटे यानी कम मात्रा में जो पदार्थ होता है उसके द्रव्यमान को नापने के लिए इस्तेमाल होने वाली इकाइयां हैं। माइक्रोग्राम तो बहुत छोटा होता है और मीट्रिक टन जो है वो उतना ही भारी भरकम है, तो ये इसमें से ऑड हो सकता है। अब बताइए 49 का जो डी वाला है वो परफेक्ट हो जाएगा इसमें से। मीट्रिक टन जो है वो बड़ा मात्रक है, मतलब ये 10 टू द पावर जो हम लोग लगाते हैं ना उसमें नेगेटिव नहीं जाएगा, प्लस में जाएगा। बाकी जो है उसमें 1 माइक्रोग्राम जो है वो 10 टू द पावर -9 किलोग्राम में चला जाएगा, किलोग्राम में अगर निकालते हैं, ठीक है। मिलीग्राम को अगर देखें तो 10 टू द पावर -6 में चला जाएगा। 1 ग्राम जो है उसको अगर आप देखें तो 10 टू द पावर -3 किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा, और 1 मीट्रिक टन जो है वो 10 टू द पावर 3 किलोग्राम के इक्वल होता है, मतलब सीधा सीधा 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये बहुत बड़ा है और 10 टू द पावर प्लस वाली जो कोटि है उसमें चला जाएगा, इसलिए ऑड है। इसके बाद आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। यहाँ लिखा हुआ है एक फर्मी जो है उसकी कोटि क्या होती है, तो उसकी जो पावर है वो 10 टू द पावर -16 मीटर होती है, ठीक है। और पिकोमीटर की जो पावर है वो 10 टू द पावर -12 मीटर के इक्वल होती है। 1 एंगस्ट्रॉम जिसमें कि एटॉमिक रेडियस वगैरह नापी जाती है, तो उसकी जो कोटि है वो 10 टू द पावर -11 मीटर के इक्वल होती है, ध्यान से देखिएगा। और 1 नैनोमीटर, इसकी जो कोटि है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के इक्वल होती है। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो सही है उसकी तलाश करनी। तो नैनो वाला वो 9 से डिनोट किया जाता है, -9, ठीक है, तो वो सही हो नहीं सकता। एंगस्ट्रॉम भी गलत दे रखा है, 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। बाकी जो पिको और फर्मी है उन्हें देख लीजिए, और 50वें का बी वाला ही सही है, एकमात्र जो पिकोमीटर दिया हुआ है 10 टू द पावर -12 वही सही है। बाकी जितने हैं वो गलत है, यहाँ 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, यहाँ 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, और फर्मी वाला जरा बताइए 10 टू द पावर -15 हो जाएगा, यहाँ 16 दिया है। बाकी जितने हैं वो गलत हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, 51 को देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड प्लैंक कांस्टेंट। मतलब सरफेस टेंशन का और प्लैंक कांस्टेंट का आपको जो डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र है वो इसमें से बताना है। तो आप जानते हैं कि विमाओं को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसके अंदर इसे बंद करके लिखते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है m की पावर 1, यहाँ कुछ कायदे से लिखा नहीं गया है, ये m1 लिखा है ना, तो इसको आप m की पावर 1 इस प्रकार से समझिएगा, ठीक है। m की पावर 1 और t की पावर -2 बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। ये जो सरफेस टेंशन है यानी पृष्ठ तनाव है उसकी बीमा है। और प्लैंक कांस्टेंट की लिखी हुई है ml की पावर -2 t की पावर -1, उसी प्रकार से mt की पावर -2। अब देखिए m की पावर अगर आप 1 लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तब भी ये रहेगा तो है ही, तो इसको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं mt की पावर -2, ठीक है। तो mt की पावर -2 और ml² t की पावर 1, या फिर mt की पावर -2 और ml² t की पावर -1, या t इनवर्स भी आप कह सकते हैं, और mt की पावर -2 और ml² t की पावर 1। बताइए कि इसमें से प्लैंक कांस्टेंट और सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन है वो कौन सी। देखिए 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी वाले को जरा ध्यान से देखिए, mt की पावर -2 ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन है, बेशक है, और ये देखिए जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन ml² t की पावर -1, ये वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें m, t और l ये किस चीज को डिनोट करते हैं जरा बताइए। m जो है वो मास का रिप्रेजेंटेशन करता है, और l जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही टेम्परेचर को आपको डिनोट करना है तो थीटा का इस्तेमाल करेंगे, और थीटा भी कैपिटल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो 10 टू द पावर -12 मीटर होता है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इसे आप देख पा रहे हैं।
यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दिया है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो 10⁻⁷ मीटर होती है। साइज ऑफ रेड ब्लड सेल ये 10⁻⁵ मीटर के इक्वल होता है। थिकनेस ऑफ नॉर्मल पेपर, जो कॉमन ऐसे हम लोग पेपर यूज करते हैं, उसकी थिकनेस 10⁻⁴ मीटर होती है। तो बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, गलत का चुनाव आपको करना है। और 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का जो आकार दिया है ना, वही एकमात्र इसमें गलत है। 10⁻⁻12 मीटर दिया है, जबकि एक्चुअली ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर होता है, न कि -12। बाकी जितने हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास, मतलब इसमें से किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, मास ऑफ डस्ट पार्टिकल ज्यादा होगा, या फिर मास ऑफ रेन ड्रॉप ज्यादा होगा, या फिर मास ऑफ मॉस्किटो ज्यादा होगा, मच्छर का द्रव्यमान, या इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, या एक से ज्यादा सही हो सकता है। तो यहाँ चूंकि सबसे ज्यादा पूछा है तो कोई एक से ज्यादा तो होगा नहीं, बताइए कौन सा होगा। तो 53 का डी हो जाएगा, मास ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, ये जो मॉस्किटो यानी मच्छर महाराज है, इनका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग होता है 10⁻⁻27, इसमें लगभग क्या है नापा ही गया है। और जो डस्ट पार्टिकल है उसका 10⁻⁹ होता है, और जो रेन ड्रॉप होती है उसका मास देखें तो 10⁻�6 के आसपास होता है। और मच्छर का जो मास होता है ना, मतलब मॉस्किटो का जो मास होता है वो 10⁻⁵ होता है। यहाँ पर 10 की जो पावर है ना, आपने देखा कि प्रोटॉन का जो मास था वो 10⁻⁻27 था। तो 27 से कुछ नहीं होता है, वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे माइनस लगा है। इतना ही, जितना यहाँ 27 लिखा है ना, उतना ही ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये और छोटा माना जाएगा इस प्रकार से। फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। मैग्नेटोमीटर जो है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मीजर करता है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ओम मीटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को मीजर करता है, और यहाँ थोड़ा कट रहा है, इसे सही कर लीजिए। ओंडोमीटर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीजर करता है। फोनोमीटर का काम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नापना है। तो बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही का आपको चुनाव करना है। इसका सी वाला हो जाएगा। ये जो ओंडोमीटर दिया है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही एकमात्र सही है। बाकी जो है उसको आप देख सकते हैं, इसमें आप देख लीजिए। बाकी जो है मैग्नेटोमीटर जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कैसे नापेगा, इसमें मैग्नेट वर्ड है तो ये चुंबक से जुड़ा हुआ है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र को ही नापता है। ओम मीटर जो है ये रेजिस्टेंस को नापता है। ओंडोमीटर जो होता है ये आपने देख ही लिया। फोनोमीटर ये साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करता है, इस प्रकार से। इसके बाद 55 को देखिए। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। यहाँ लिखा हुआ है थर्मोपाइल। अब थर्मोपाइल एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि रेडिएशन इंटेंसिटी को नापता है। ठीक है, और उंडोमीटर जो होता है, यूडोमीटर असल में ये है, ये रेन गेज की तरह से काम करता है, यानी वर्षा मापन का काम करता है। सैक्रोमीटर ये शर्करा की मात्रा को नापता है, मतलब शर्करा का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, उसको मीजर करता है। विस्कोमीटर का काम क्या होता है, विस्कोसिटी को मीजर करना, मतलब कोई भी फ्लूइड जो है वो कितना गाढ़ा है, इसको ये मापता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, श्यानता अर्थात गाढ़ापन। और इसमें से कोई भी सत्य नहीं हो सकता है, तो बताइए। और 55 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या है, इसमें विस्कोमीटर वाला जो ऑप्शन है वो इसमें ऑड है। कैसे, देखिए थर्मोपाइल जो है ये रेडिएशन मीजर करने के लिए काम आता है। यूडोमीटर जो होता है ये वर्षा मापने के लिए काम आता है। ठीक, और सैक्रोमीटर जो होता है ये रक्त की माफ कीजिएगा, शर्करा की सांद्रता जो होती है उसको मीजर करने के लिए काम में आता है। और वेंचुरी मीटर का काम होता है, यहाँ देखिए लिखा क्या है, द्रवों की प्रवाह की गति को मापने का यंत्र। ठीक है, विस्कोमीटर के आगे श्यानता नहीं लिखा था, उसके आगे लिखा था कि जो लिक्विड का फ्लो होता है उसको ये मीजर करता है, तो ये गलत दिया है। वेंचुरी मीटर जो होता है वो फ्लो को मीजर करता है, उसकी गति नापता है कि वो किस फ्लो से बह रहा है। और विस्कोमीटर उसके गाढ़ेपन यानी उसकी जो सांद्रता है उसको माफ कीजिएगा, उसकी जो श्यानता है उसको नापता है। तो यही वाला इसमें गलत है, इसीलिए ऑड है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। हाइड्रोमीटर जो है ये रिलेटिव डेंसिटी को नापता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। हाइड्रोफोन ये अंडर वाटर जो साउंड होता है उसको सुनने में काम आता है। हाइग्रोमीटर का काम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करना है। और क्रेस्कोग्राफ जो है ये पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है। इस प्रकार से दिया है, बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 56, इसका जो राइट आंसर है वो ई वाला हो जाएगा। इसमें जितने भी विकल्प दिए उन्हें देख लीजिए। हाइड्रोमीटर जो होता है ये सापेक्षिक घनत्व यानी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए काम में आता है, सही बात है। और हाइड्रोफोन जो होता है ये अंडर वाटर साउंड को सुनने के लिए काम में आता है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर ही यूज करेंगे, तो ये भी सही दिया है, सी वाला भी सही है। और क्रेस्कोग्राफ का आपने देखा वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सही है। तो इसमें जितने भी हैं वो सभी सत्य हैं। इसके बाद 56 के बाद 57 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग।
एक अर्ग जो है वो 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है, ध्यान से देखिएगा। एक वॉट हावर जो होता है, मतलब एक वॉट घंटा, वो 4200 जूल के इक्वल होता है। एक कैलोरी जो है वो 4.184 जूल यानी 4.184 जूल के बराबर होती है। एक किलो कैलोरी जो है वो 4184 जूल के बराबर होती है। तो बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 57, इसका बी वाला हो जाएगा। इनकरेक्ट चुनना है ना, तो वॉट घंटा वाला जो है इसको चुन लीजिए। देखिए अर्ग वाला सही दिया है, 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। एक कैलोरी जो है वो 4.184 जूल के इक्वल होती है, वो भी सही है। एक किलो कैलोरी जो है वो 4184 जूल के बराबर होती है। और एक वाट घंटा ये 3600 जूल के बराबर होता है, यहाँ 4200 दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। इसके बाद 58 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसमें होगा? तो इलेक्ट्रिक हीटर होगा, डायनेमो होगा, कार की बैटरी होगी, या फिर इलेक्ट्रिक सेल होगी। इसमें से कौन सा होगा? तो 58 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। डायनेमो ये काम करता है, अभी पीछे हमने देखा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर आप अपने साइकिल के पहिए में एक डायनेमो फिट करवा लें तो आप जितनी ज्यादा साइकिल चलाएंगे उसको आप चार्ज करके उससे मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं, या बल्ब जला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 59, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? माफ कीजिएगा, कन्वर्ट नहीं करता है। अब यहाँ जो कन्वर्ट ना करे वो आपको देखना है। तो टरबाइन दिया है, विंड मिल दिया है, इलेक्ट्रिक फैन दिया है और डायनेमो दिया है। बताइए, तो यहाँ अगर आप देखें तो 59 का राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें सी वाला हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फैन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फैन यांत्रिक एनर्जी को, मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करता है, बल्कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, पंखा जो होता है वहां तार से बिजली वहां तक पहुंचती है, तो वो विद्युत ऊर्जा है। अब वो अपने पंखुड़ियों को घुमाता है उसी की ऊर्जा से, तो ये क्या कर रहा है? उसको मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है, तो उल्टा दे दिया है। तो इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 60वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। रस्टिंग ऑफ ट्री लीव्स, यहाँ आप देख रहे हैं ये रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स है, तो इसके लिए जो ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब पेड़ की पत्तों की सरसराहट से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो 20 से लेकर 30 डेसिबल के बीच की होती है। पुलिस के सायरन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो 110 से 120 डेसिबल के बीच की होती है। जेट एयरक्राफ्ट का जो शोर होता है वो 140 से लेकर 150 डेसिबल के बीच का होता है। और फैक्ट्रीज से जो आवाज आती है, मतलब कारखाने से, अब कारखाना किस चीज का है इस बात पर भी तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सामान्य जो कारखाना है उससे 100 से लेकर 120 डेसिबल की आवाज उत्पन्न होती है। तो इसमें से गलत कौन सा है ये बताइए। अब जो 60वां है ना, इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ये जो ट्री लीव्स है इनकी सरसराहट की जो ध्वनि दिया हुआ है 20 से 30, ये गलत दिया है। आमतौर पे 10 से 20 डेसिबल, ये देखिए औसत दिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशन इसमें मौजूद है। अब पेड़ की पत्ते की सरसराहट ये इस बात पर भी तो डिपेंड करेगी ना कि पेड़ कौन सा है। पता लगा कि सामान्य पेड़ है तो भाई इतना ही 10 से लेकर 20 के बीच में वो शोर करेगा, लेकिन पीपल का पेड़ है तब थोड़ी सी हवा चलेगी उसकी तालियां बजने लगेंगी, पत्तियां उसकी आपस में टकरा के बहुत भयंकर आवाज करती, तो वो खड़खड़ाहट जो है वो पता लगेगा कि 50 से ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक इसी प्रकार से कारखाना, पता लगा कोई पत्थर तोड़ने का कारखाना है या स्टील प्लांट है, वहां जोरदार आवाज में काम हो रहा है, या मार्बल फैक्ट्री है वहां पत्थर तोड़े जा रहे हैं, तो वहां जो आवाज है वो ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ एक एवरेज दिया हुआ है, तो हमने देखा इसका ए वाला जो है वो गलत है, बाकी सभी सही। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए। 61 में कहा जा रहा है कि प्रतिकारक के निम्नलिखित में से किस गुण पर रासायनिक अभिक्रिया की गति निर्भर नहीं करती। केमिकल रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ जो रिएक्टेंट है उसके विषय में पूछा जा रहा है। तो रिएक्टेंट के ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी फिजिकल स्टेट या उसकी जो रिएक्टिविटी है किस चीज पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो 61 का डी हो जाएगा, रिएक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे? रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है वो प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था, इस तरह की जो चीजें होती हैं उन पर निर्भर करती है। प्रतिकारकों का ताप जितना ज्यादा होता है प्रतिक्रिया उतनी ही तेज होती है, इस प्रकार से है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 62 को देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, मतलब भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, और भारतीय वनस्पति विज्ञान यानी जो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है वो किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आर मिश्रा और बीरबल साहनी का नाम दिया है, एस आर कश्यप का नाम दिया है और विलियम रॉक्सबर्ग का नाम दिया है। इसके बाद आर मिश्रा और रॉक्सबर्ग है, इसके अलावा कश्यप और बीरबल साहनी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 62 का जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ये आर मिश्रा और विलियम रॉक्सबर्ग हैं जिन्हें कि हम यहाँ पर चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्कवर्ड द लाइसोसोम, लाइसोसोम को किसने खोजा था, और हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द राइबोसोम,
राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर कोलिकर और पैलाडे का नाम दिया है, डी डुवे और शेम्पर का नाम दिया है। कोलिकर और शेम्पर है या फिर डुवे और पैलाडे हैं, इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट होगा? तो ये डी डुवे थे जिन्होंने कि लाइसोसोम्स को खोजा था, और पैलाडे के द्वारा जो राइबोसोम है उसकी खोज की गई थी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी वाले को चुन लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? और इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी लाइसोसोम आर नॉट फाउंड? कहां पर लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 7s टाइप का जो राइबोसोम है वो पाया जाता है, और अग्न्याशय में ये नहीं पाए जाते हैं, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद देखिए 7s राइबोसोम और स्टमक दिया है, 80s राइबोसोम और लिवर दिया हुआ है, या 80s राइबोसोम्स और ब्रेन दिया है। बताइए इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट होगा? तो इसका बी वाला हो जाएगा। बी वाले को चुन लीजिए। 7s राइबोसोम्स और आमाशय यानी स्टमक जो है, स्टमक में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा, तो इसका बी वाला सही है। इसके बाद 65 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट ऑफ सेल? मतलब इसमें से कौन सा कोशिका का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है जिसका कि एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है? और इसके साथ ये भी कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड येलो ग्रीन एल्गी? मतलब इसमें से कौन सी येलो ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आती है? माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा उल्टा पूछ लिया है। मतलब जो येलो ग्रीन एल्गी है वो निम्नलिखित में से कौन से फाइलम के अंतर्गत आती है? उसका फाइलम कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ लैटेक्स और उसका फाइलम दिया हुआ है क्राइसोफाइटा, रेजिन्स और पायरोफाइटा, टेनिन्स और पायरोफाइटा, मकरंद और क्राइसोफाइटा, मतलब नेक्टर और क्राइसोफाइटा, इस प्रकार से दिया है। तो बताइए इसमें से होगा कौन सा? मतलब एल्गी का फाइलम भी आपको सिलेक्ट करना है, और कौन सा कोशिका के द्वारा उत्सर्जन नहीं किया जाता है वो पदार्थ चुनना है। तो 65 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्टर और ये जो क्राइसोफाइटा वाला ऑप्शन है ना, ये परफेक्ट है इसमें, इसको चुन लीजिए। देखिए लैटेक्स, रेजिन्स और टेनिन्स ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कि सेल से उत्सर्जन के तौर पे बाहर आते हैं, और मकरंद जो होता है वो स्रावी पदार्थ होता है, मतलब इसका श्रावण होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्यूरिन बेस? मतलब इसमें से कौन सा प्यूरिन बेस नहीं है? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिरिडिमिन बेस? तो बताइए इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं। एडेनिन और थाइमिन का नाम दिया है, साइटोसिन और ग्वानिन का नाम दिया है। एडेनिन और ग्वानिन है या फिर साइटोसिन और थाइमिन है, कौन सा होगा? तो जो 66वां है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। मतलब प्यूरिन बेस जो है उसमें आप देखें तो एडेनिन का नाम आता है और ग्वानिन का नाम आता है, और पिरिडिमिन जो क्षारक होते हैं या बेस होते हैं उसमें साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल इस प्रकार के नाम आते हैं। तो इसमें सही कौन सा होगा? इसमें बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 को देखें। इन विच टिश्यू द फूड सबस्टेंस आर स्टोर्ड इन द प्लांट? मतलब कौन सा ऐसा उत्तक होता है जिसमें कि फूड सबस्टेंसेस जो प्लांट के होते हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लोएम? मतलब इसमें से कौन सा फ्लोएम का पार्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो नीचे दिया है मृदूतक और वाहिनियां, दृढ़ोत्तक और सखी कोशिकाएं, ठीक है, कंपेनियन सेल इन्हें कहा जाता है, साथ रहने वाली, और मृदुत्तक और कंपेनियन सेल या दृढ़ोत्तक और वाहिनियां। बताइए इसमें से कौन सा पेयर होगा? नाम काफी अच्छे अच्छे इनके हिंदी वाले हैं इसलिए उनको पढ़ दिया गया। और 67 का जो राइट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। मतलब इसमें आप देख रहे हैं ना, मृदुत्तक और वाहिनियां, ये वाला जो इसमें दिया हुआ है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनुलेटेड रूट? ठीक, एनुलेटेड रूट का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीफी रूट? तो सिंकोना और ब्रायोफिलम दिया हुआ है, आर्किड और राइजोफोरा दिया हुआ है, सिंकोना और राइजोफोरा दिया है, या फिर आर्किड और ब्रायोफिलम का नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा? तो 68 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ऑर्किड और राइजोफोरा जो दिया है ना, ये वाला, ये परफेक्ट है इसमें। मतलब ऑर्किड जो होती है उसमें वलीयता मूल नहीं पाई जाती। किस प्रकार की मूल पाई जाती है जरा बताइएगा। और पर्णमूल का एग्जाम्पल राइजोफोरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, यहां देखें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रूसीफेरी जो है ये शलजम में पाई जाती है, मतलब इसका कुल दिया हुआ है असल में। क्रूसीफेरी कुल जो है ये शलजम का है, मालवेसी कुल की कपास है, लेग्यूमिनेसी कुल की धनिया है, और कुकुरबिटेसी कुल की लौकी है। लौकी कड़वी होती है, खाई नहीं जाती है, इसे रगड़े बिना नहीं खाया जाता, ऐसा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से देखकर बताइए कि कौन सा इनकरेक्ट है। कुल दिया हुआ है इन सब्जियों का। और क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। कुकुरबिटेसी और बॉटल गार्ड जो दिया है ना, ये गलत है। ठीक, बॉटल गार्ड किसको कहा जाता है? लौकी को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि कुकुरबिटेसी कुल का कौन है ये। इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कुकुरबिटेसी कुल की लौकी भी होती है। ककड़ी वंश कहा जाता है कुकुरबिटेसी कुल को। तो इसमें खीरा, ककड़ी, लौकी ये सब आते हैं।
लौकी इससे बाहर नहीं है। आवश्यक नहीं है कि उसमें जो कुकुरबिटेसिन की मात्रा है वो इतनी ज्यादा हो कि वो कड़वा लगे, हालांकि कड़वी लौकी भी होती है। खैर, इसमें गलत कौन सा है? गलत ये सी वाला है। देखने में हो सकता है कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इसका जो लेगुमिनेसी वाला दिया है ना, ये कत्थे के कुल का है, मतलब कत्था इस कुल का होता है, धनिया नहीं। तो सी वाला इसमें रॉन्ग। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 70 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द बैक्टीरिया यूज इन सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस। तो नीचे कुछ बैक्टीरियों के नाम दिए हैं, जैसे यहाँ लाइसिन को अगर आप देखें तो माइक्रोकोकस ग्यूटेमिकस इस प्रकार से नाम दिया है। स्टेप्टोकाइनेज करके दिया हुआ है, तो स्टेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस ये नाम दिया हुआ है। उसके बाद विटामिन सी के आगे एसिडोबैक्टर लिखा हुआ है, और विटामिन B12 जो है इसके आगे स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिएसिस लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये नाम दिए हैं। इसमें से जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या गलत विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो जो 70 है इसका ई वाला हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, जितना है वो सभी सही। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी से पेंसिल बनती है, स्केल बनती है, होल्डर्स बनाए जाते हैं, वो पेड़ कौन सा होता है ये आपको चुनना है। और क्रिसमस ट्री जो है वो किस कुल का है, मतलब क्रिसमस के त्योहार पे जो पेड़ उखाड़ कर लाया जाता है, लगाया जाता है, वो असल में किस कुल का होता है। तो यहाँ पाइनस और जिम्नोस्पर्म लिखा हुआ है, जूनिपेरस और एंजियोस्पर्म है, पाइनस और एंजियोस्पर्म है, जूनिपेरस और जिम्नोस्पर्म है। इसमें से कौन सा विकल्प होगा? तो 71 का हो जाएगा डी वाला। यहाँ पे जूनिपेरस या जूनिपर और जिम्नोस्पर्म वाला जो विकल्प है वो परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, 72 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड एरियल स्टेम, मतलब इसमें से कौन सा वायवीय रूपांतरित तने का प्रकार नहीं है। तो लिखा हुआ है पत्र प्रकालिका, पर्णाभ स्तंभ, इसके अलावा ऊपरी भूस्तारी और स्तंभ प्रतान, ये दिया है ना। अब इसमें से आप देखकर बताइए। तो जो 72 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये जो रूनर है, मतलब इसमें आप देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपरी भूस्तारी, ये वाला इसमें से रूपांतरित तने का, मतलब वायवीय रूपांतरित तने का प्रकार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। 73 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रसायन संश्लेषी स्वपोषित पौधे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ नाइट्रिफाइड बैक्टीरिया का नाम दिया है, आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, मेथेन बैक्टीरिया है, या इसमें से कोई नहीं है, ऐसा भी विकल्प मौजूद है। तो 73 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा ई वाला। इसमें से कोई भी जो विकल्प है वो परफेक्ट नहीं होता है। असल में रसायन संश्लेषी जो स्वपोषी पौधे होते हैं उनसे संबंधित नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। इसके अलावा आयरन जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी आते हैं, सल्फर बैक्टीरिया भी आते हैं और मेथेन बैक्टीरिया भी आते हैं। तो इसीलिए ई वाले को चुनने में बुद्धिमानी। इसके बाद 74 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू डिजीज कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट, मतलब किस चीज की कमी से कौन सा रोग हो जाता है वो दिया है। तो नींबू में डाइबैक नाम की जो डिजीज है वो लगती है और ये कॉपर की कमी से होता है। फूल गोभी में बटनिंग रोग लग जाता है, ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। मटर में मार्श रोग लगता है, ये मैग्नीज की कमी को दर्शाता है। गाजर में कोटर स्पॉट नाम का रोग लगता है, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऐसा दिया हुआ है, बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। और 74 का जो राइट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। फूल गोभी में जो बटनिंग रोग होता है ना, ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, न कि मॉलिब्डेनम की कमी से। ये वाला जो कॉलीफ्लावर में डिजीज होती है बटनिंग वाली, ये असल में मॉलिब्डेनम की कमी से नहीं बल्कि नाइट्रोजन की कमी से होती है। इसके बाद 75 को देखते हैं। विच टाइप ऑफ व्हीट इज यूज फॉर मेकिंग सेमोलिना, मतलब सूजी बनाने के लिए किस प्रकार के गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। और किस प्रकार के व्हीट को ब्रेड व्हीट कहा जाता है, मतलब पिसुआ गेहूं कहा जाता है, मतलब उसे पीस कर रोटी बनाई जाती है, ये कहने का तात्पर्य। तो ये गेहूं की अलग अलग वेरायटी है। अब इसमें देखिए ईमर गेहूं और ट्रिटिकम एस्टिवम, कठिया गेहूं और ट्रिटियम ड्यूरम, इस प्रकार से ईमर गेहूं या ईमर व्हीट और ट्रिटिकम ड्यूरम, या फिर कठिया जिसे कि मर्ड कहा जाता है, तो मर्ड व्हीट और ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का आपने वानस्पतिक नाम सुना होगा। तो ये वो गेहूं होता है जिससे कि आटा, मतलब आटा तैयार होता है, रोटी बनती। ये सूजी वाला गेहूं नहीं होता है। बाकी जो है उन्हें आप देखिए। तो 75 का डी वाला हो जाएगा। ये कठिया गेहूं और ट्रिटिकम एस्टिवम वाला जो ऑप्शन है, मतलब मर्ड व्हीट और ट्रिटिकम एस्टिवम, ये परफेक्ट है। इससे हम लोग सूजी तैयार करते हैं, और ये वाला जो होता है ये आटा, मतलब रोटी के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों एक नहीं होते, ये ध्यान दीजिएगा। 76 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू डिफरेंट फैटी ऑयल एंड देयर फैमिलीज। तो यहाँ अलसी का तेल दिया है यानी लाइनसीड ऑयल, और इसकी जो फैमिली है वो लाइनेसी है। ठीक है, करडी का तेल यानी सैफ्लावर ऑयल जो है उसका नाम दिया है, और इसकी जो फैमिली यानी इसका जो कुल है वो कौन सा है, फैबेसी है। इसके बाद अखरोट का तेल यानी वॉलनट ऑयल, इसकी जो फैमिली है वो जुगुंडलेसी है। और तिल का तेल जो है ये पिडलिएसी फैमिली का है, ऐसा इसमें दिया हुआ है।
तो इसका बी हो जाएगा। करडी का तेल या जो सेफ्लॉर आयल है उसको अगर देखा जाए तो ये एस्टरेसी कुल का है, ठीक। यहाँ पे फेबियसी दिया हुआ है तो यही इसमें गलत है, बाकी जितने हैं वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कॉज ऑफ बिटरनेस इन वेजिटेबल। मतलब जो सब्जियां होती हैं उसमें बिटरनेस का जो टेस्ट होता है वो किस वजह से होता है, ये दिया हुआ है नीचे। अब इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो मूली में तीखापन जो होता है वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है। शलजम में चरपराहट होती है, ठीक है, स्पाइसीनेस होती है, तो ये किस वजह से होती है, ये कैप्सेसिन की वजह से होती है। चने की पत्ती हल्की खट्टी लगती है तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इस वजह से। लहसुन में एक विशेष गंध पाई जाती है, वो एलाइसिन की वजह से होती है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। और 77 का बी हो जाएगा। शलजम में जो चरपराहट या स्पाइसीनेस होती है, ये वाला दिया है ना, ये किस वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होती है। बाकी जितने हैं वो सही। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कौन सी इसमें से मछली नहीं है। तो फ्लाइंग फिश है, हॉर्स फिश है, स्टार फिश है और गिटार फिश है। इसके अलावा नॉन ऑफ द एबव का भी ऑप्शन है, तो सी वाला हो जाएगा इसका। स्टार फिश जो है वो इसमें से अलग हो जाएगी। जो मछली ना हो वो आपको चुननी है। तो अश्वमीन यानी हॉर्स फिश, फ्लाइंग फिश, गिटार फिश, ये सब मछलियां हैं और जो स्टार फिश है वो इसमें से अलग है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मतलब इसमें से कौन सी मल्टी सेलुलर ग्लैंड नहीं है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉलमनर एपिथीलियम, ये भी पूछा जा रहा है। तो बताइए नीचे जो विकल्प दिया है उसमें से कौन सा होगा। म्यूकस ग्लैंड और असामान्य स्तंभी एपिथीलियम दिया हुआ है। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड दी हुई है और सामान्य स्तंभी एपिथीलियम दिया हुआ है। इसके बाद श्वेत ग्रंथि यानी जहां से पसीना निकलता है और असामान्य स्तंभी एपिथीलियम और लार ग्रंथि के साथ दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा आपका परफेक्ट होगा, मतलब आंसर के तौर पे। इसका ए हो जाएगा। ए वाले को चुन लेते हैं। ये जो म्यूकस ग्लैंड वाला दिया है ना और अनकॉमन कॉलमनर जो एपिथेलम दिया हुआ है, ये वाला परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा। कंडरा निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। मतलब जो टेंडन होती है वो किसको कनेक्ट करने का काम करती है। और मास्ट सेल आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। ये जो मास्ट सेल है, मास्ट कोशिकाएं हैं, ये किस ऊतक में पाई जाती है, ये भी आपको बताना है। तो कंडरा यानी जो टेंडन होती है वो असल में पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है। मतलब मसल्स जो होती है उनको बोन से कनेक्ट करती है। और मस्कुलर टिश्यू में ये पाई जाती है मास्ट सेल, या बोन टू बोन ये कनेक्शन करती है और कनेक्टिव टिश्यू में ये पाई जाती है। बोन टू मसल इसका कनेक्शन होता है और कनेक्टिव टिश्यू में ये पाई जाती है, मतलब मास्ट सेल। इसके बाद जो कंडरा है, मतलब टेंडन है, वो बोन टू बोन कनेक्शन करती है और मस्कुलर टिश्यू में पाई जाती है, ऐसे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी को अगर चुनते हैं तो इसका मतलब है कि बोन टू मसल ये कनेक्शन करती है, मतलब हड्डी को ये पेशी से जोड़ने का काम करती है। और जो संयोजी ऊतक होते हैं उसमें मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त वसीय अम्ल नहीं है और निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल असंतृप्त वसीय अम्ल नहीं है। ये दोनों चीजें आपको देखनी है। तो पामिटोलिक अम्ल है और पॉमिटिक अम्ल है। इसके बाद लॉरिक अम्ल है और लाइनोनिक अम्ल है। पामिटोलिक अम्ल है और लाइनोलिक अम्ल है। इसके बाद लॉरिक एसिड है और पॉमिटिक एसिड है। इस प्रकार से दिया हुआ है। बताइए, संतृप्त और असंतृप्त दोनों करके दिया है, जो न हो वो आपको चुनना है। और इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि लॉरिक एसिड और ये जो पाल्मिटिक एसिड है ये इसमें परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है इसको खोजने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। पेनिसिलिन के खोजकर्ता एडवर्ड जेनर थे। चेचक का टीका लुई पास्चर ने खोजा था और विटामिन के खोजकर्ता फंक थे। इनका नाम कॉसिमिर फंक था। तो बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 82 का राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा। डी वाला हो जाएगा। विटामिन के जो खोजकर्ता थे वो कॉसिमिर फंक थे, ये सही बात है। किडवन को किसने खोजा था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं खोजा था बल्कि लुई पास्चर ने खोजा था। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की थी। और पेनिसिलिन के खोजकर्ता फ्लेमिंग थे। चेचक के टीके का आविष्कार ये एडवर्ड जेनर ने किया था। इस प्रकार से इसमें सही होगा। तो एकमात्र डी वाला ही परफेक्ट है। इसके बाद 83 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड और विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। मतलब इसमें से कौन सा जो समस्थानिक है, असल में ये किस रोग के उपचार में इस्तेमाल होता है वो पूछा जा रहा है। तो थायराइड ग्रंथि के उपचार में कौन वाला यूज होता है और ब्लड कैंसर के इलाज में कौन सा यूज होता है। यहाँ देखें, आयोडीन 131 दिया है और सीजियम 137 दिया है। आयोडीन 139 है और सीजियम 137 है। आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60 है, या फिर आयोडीन 139 और कोबाल्ट 60 है। इसमें से कौन सा होगा।
तो 84 का जो राइट आंसर है, माफ कीजिएगा 83 का जो राइट आंसर है वो 131 आयोडीन वाला हो जाएगा, जो कि थायराइड ग्लैंड के उपचार में इस्तेमाल होता है। और कोबाल्ट 60 जो है वो ब्लड कैंसर का इलाज करने में यूज होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। 84 में कहा गया कि ऑड ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन के द्वारा खोजा गया है। गाल्जी काय की खोज की थी ई कुरोसोवा ने असल में। और ऑक्सिन पादप हार्मोन जो है, मतलब ऑक्सिन क्या है, ये पौधे का हार्मोन है, तो इसको कैमिलो गॉल्जी ने खोजा था। जिब्रेलिन जो यहाँ पे पादप हार्मोन है, इसको डार्विन के द्वारा खोजा गया था। अब इसमें से आप बताइए कि ऑड कौन सा है? तो 84 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जो कि सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने खोजा था, परफेक्ट है। गाल्जी का है, आप देख रहे हैं कि यहाँ गाल्जी यहाँ मौजूद है और गाल्जी का यहाँ है, तो मिला दीजिए दोनों को। कैमिलो गाल्जी के द्वारा खोजा गया था। ऑक्सिन पादप हार्मोन जो है ये डार्विन के द्वारा खोजा गया था। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? ये कुरोसोवा के द्वारा खोजा गया था। तो इसका एकमात्र पहला वाला ही सही है, जो कि ऑड है। इसके बाद देखिए नीचे टेस्ट दिया है और ये रिलेटेड ऑर्गन्स दिए हुए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी जो है ये कान की जांच के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसा दिया हुआ है। और इलेक्ट्रोकिलोग्राफी जो होती है, क्यूलोग्राफी जो होती है, ये आंखों की जांच के लिए यूज होती है। इलेक्ट्रोमोग्राफी जो होती है, ये आप देख रहे हैं, ये मस्तिष्क की जांच यानी ब्रेन के टेस्ट के लिए यूज होती है। और ऑडियोग्राम जो होता है ये मांसपेशी की जांच करता है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है? और 85 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसमें एकमात्र वही सही, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एकमात्र आई टेस्ट वाला परफेक्ट है, बाकी जितने हैं वो गलत है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो होती है वो ईईजी कहा जाता है, वो दिमाग की जांच के लिए होती है। और इलेक्ट्रोकिलोग्राफी जो है ये आंख की जांच के लिए, मतलब रेटिना टेस्ट होता है, उसमें रेटिना में क्या दोष है, क्या गड़बड़ियां हैं, वो पता लगती हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमोग्राफी जो होती है ये मसल्स यानी मांसपेशियों को जांचती है। ऑडियोग्राम जो होता है, ऑडियो मतलब ये सुनने की बात हो गई, तो कान से इसका कनेक्शन है, वैसे भी आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद 86 को देखें, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। एंथोलॉजी में स्टडी ऑफ फ्लावर होता है। और एग्रेस्टोलॉजी जो होती है, इसके अंदर स्टडी रिलेटेड टू ग्रास होता है, मतलब हम घास का अध्ययन करते हैं, इसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और एंटमोलॉजी जो होती है, इसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की। इसके बाद पैलियोबायोलॉजी जो होती है, इसमें हम जितने भी परजीवी होते हैं यानी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब बताइए कि इसमें से ऑड ऑप्शन कौन सा होगा? तो 86 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब इसमें अगर आप देखें तो ये डी वाला, मतलब ये पैलियोबायोलॉजी जो लिखा है ना, ये इसमें गलत है, ऑड है। अब कैसे ऑड है ये देखते हैं। जो एंथोलॉजी है इसमें फ्लावर्स की स्टडी की जाती है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में हम घास का अध्ययन करते हैं, सही बात है। एंटमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं। और पैरासिटोलॉजी जो होती है उसमें हम पराजीवों का अध्ययन करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पैलियोबायोलॉजी लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये गलत है और गलत वाला इसमें ऑड है। इसके बाद 87 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑस्टियोलॉजी, यहाँ देखिए ऑस्टियोलॉजी जो है इसमें हड्डियों का यानी अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी में हम लोग माउंटेन्स की स्टडी करते हैं, ठीक। जो वलित पर्वत होते हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको ऑरोजेनी कहा जाता है, तो उसी से बना हुआ है ऑरोलॉजी। खैर, इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं सर्पेंटोलॉजी। तो सर्पेंटोलॉजी में हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों की स्टडी करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सर्पेंटोलॉजी में हम एम्फीबियंस के बारे में भी पढ़ते हैं और जो रेप्टाइल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। और एक्थोलॉजी जो होती है इसमें हम फिशेस की स्टडी करते हैं। बताइए इसमें से गलत कौन सा है? इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और 87 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। सर्पेंटोलॉजी वाला जो है इसमें इनकरेक्ट है। देखिए ऑस्टियोलॉजी हड्डियों यानी अस्थियों के अध्ययन की विद्या है। ऑरोलॉजी में हम लोग वही पर्वतों का अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से वलित पर्वतों के निर्माण की जो संपीडन बल वाली प्रक्रिया होती है वो इसमें देखी जाती है। और जो हर्पेंटोलॉजी होती है, देखिए सर्पेंटोलॉजी नहीं, हर्पेंटोलॉजी होती है, उसमें हम उभयचरों और जो सरीसृप होते हैं दोनों का अध्ययन करते हैं। और इक्थोलॉजी जो होती है इसमें जितनी भी मछलियां होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सिर्फ सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद 88 को देखते हैं। 88 में कहा गया कि व्हेन वर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड बेसल कन्वेंशन इंप्लीमेंटेड, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और बेसल जो कन्वेंशन था इसको कब इंप्लीमेंट अर्थात लागू किया गया था। तो डेट दी हुई है दोनों की अलग अलग, यहाँ 1987 है और 1985 है, 1986 और 1987 है, 1985 और 1988 है, और 1988 और 1989 है। बताइए इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट होगा? तो इसका ई वाला हो जाएगा। इसमें कोई भी जोड़ा सही नहीं बैठ रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो डेट है वो 1987 और बेसल कन्वेंशन या जो बेसल सम्मेलन है उसकी डेट 1989 है। अब कोई भी पेयर ऐसा नहीं था जिसमें कि दोनों एक साथ दिए हों, तो इसलिए ई को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद 89 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग।
तो कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल मतलब जो जीवाश्म ईंधन होता है उसका दहन होता है, तो उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO, तो वो इससे रिलीज होती है। जो तापीय संयंत्र यानी थर्मल प्लांट होते हैं वहां से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है यानी SO2 निकलती है। और वेटलैंड्स जो होते हैं, आर्द्र भूमियां, वहां से मीथेन निकलती है। हाँ सही बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और बेंजीन जो है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलीज होती है, मतलब यहाँ C6H6 की बात हो रही है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 89 का यहाँ जो राइट आंसर है वो ई वाला हो जाएगा। इसमें चूंकि गलत पूछ रहा है ना, तो देखें आप जितना भी दिया है, इसमें जीवाश्म ईंधन का दहन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, हालांकि सिर्फ वही नहीं निकलती है लेकिन वो भी निकलती है, ये सही बात है। तापीय संयंत्र से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। जितना भी दिया है सब परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें एक जितने दिए हैं वो सभी सही है, तो नॉन ऑफ द एबव का जो ऑप्शन है उसको चुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, एक तरफ पॉल्यूटेंट्स के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो दिया है, तो इसमें इनकरेक्ट मिलान आपको चुनना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का डिप्लेक्शन होता है। ओजोन जो वायुमंडलीय ओजोन या आप कहें कि क्षोभमंडलीय ओजोन होती है, उससे श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। ओजोन परत अगर जो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर रहे तो फायदा करती है। अगर वो ट्रोपोस्फीयर की जो नीचे वाली लेयर है उसमें आ जाए तो ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है उसके तौर पे सामने आती है और उससे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ठीक, इसके बाद एस्बेस्टस जो होता है ये तंत्र संबंधी जो दिक्कतें हैं वो पैदा करता है, मतलब नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करता है। स्मॉग जो होता है ये बर्निंग आइज मतलब आंखों में जलन पैदा करता है। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। इसका सी वाला हो जाएगा। जो एस्बेस्टस का दिया है ना कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है, यही एकमात्र इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। तो जो सही दिया है उसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए एस्बेस्टस जो होता है इसको अगर आप देखें तो ये फेफड़ों को क्षति पहुंचा सकता है या पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला सीसा होता है, लेड जो होता है ना, ये काफी गहरा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पीसी कल्चर लिखा हुआ है और पीसी कल्चर में जो फिश फार्मिंग होती है, मतलब मछली पालन होता है, उसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं, यानी उसकी क्रिया होती है वो। और एरोपोनिक्स जो होती है इसमें रेशम के कीट का पालन किया जाता है, मतलब शहतूत का पेड़ उगाते हैं, उस पर रेशम का कीट पालते हैं। सेरीकल्चर में हम लोग रेशम उगाते हैं, मतलब रेशम का उत्पादन करते हैं। और जो सिल्वी कल्चर होता है उसमें वनों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में पूरी जो क्रियाकलाप है वो किए जाते हैं। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। और 91 इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसमें जो एरोपोनिक्स दिया है ना वो गलत है। एरोपोनिक्स एक नई विधा है और उसमें हम रेशम का कीट और शहतूत नहीं उगाते हैं। असल में एरोपोनिक्स में क्या होता है बताइए, एरोपोनिक्स किस चीज को कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। वैसे मोरिकल्चर जो होता है ना उसके अंदर रेशम के कीट के लिए शहतूत को पहले उगाया जाता है, क्योंकि शहतूत की पत्तियां खाकर ही उसका जो लार्वा होता है वो बड़ा होता है। 92 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है ये इंक्रीज इन जूट प्रोडक्शन, मतलब इससे जूट उत्पादन में वृद्धि हुई थी। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है इसके अंदर इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन, मतलब इस रिवॉल्यूशन का उद्देश्य क्या था, कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाना। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है इसमें इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन। इसके बाद ग्रे रिवॉल्यूशन जो है इसमें बूस्ट फर्टिलाइजर, मतलब जो उर्वरक उत्पादन है उसमें बढ़ावा देना। तो रिवॉल्यूशन में होता क्या है, किसी एक चीज को क्रांतिकारी तरीके से बहुत उत्पादन बढ़ाकर उगाया जाता है। अब इसमें आप देखकर बताइए कि सही क्या है। इसका डी हो जाएगा। ग्रे रिवॉल्यूशन और जो बूस्ट फर्टिलाइजर वाला ऑप्शन दिया है ये परफेक्ट है, बाकी सभी गलत है। कैसे गलत है, इसमें आप देखिए रजत क्रांति जो है, मतलब सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन, मतलब अंडा उत्पादन में वृद्धि के लिए। और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है इसमें जूट प्रोडक्शन की बात की जाएगी। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है इसमें कपास, मतलब कॉटन प्रोडक्शन की बात है। और ग्रे रिवॉल्यूशन आपने देखा ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। 93 में कहा जा रहा है कि एक तरफ डिजीज दी हुई है, दूसरी तरफ उसका फैक्टर मतलब कारक दिया हुआ है, तो उसमें से ऑड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जो थनैला रोग होता है, पशुओं में होने वाला रोग दिया है। जितने भी रोग है ना, ये आमतौर पे जो चौपाया पशु, खासतौर पे गोवंशीय पशु या भैंसें होती हैं उनके अंदर होते हैं। तो थनैला रोग है, गिलराट रोग है, मतलब गिल रॉट इसे कहा जाता है, और एंथ्रेक्स रोग है। एंथ्रेक्स का मतलब गिल्टी हो जाती है गले में। लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से है। इनके फैक्टर के तौर पे बैक्टीरिया 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 दिया हुआ है। अब बताइए कि इसमें से ऑड कौन सा है। तो 93 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें जो ये दिया है ना गिलराट, ये एकमात्र इसमें ऑड है। कैसे, तो ये फंगी से होता है, कवक के द्वारा होता है, बाकी जितने हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं। थनैला जो है वो भी बैक्टीरिया से ही होता है। थन में रोग लग जाता है और थन में फिर फुंसियां निकलने लगती हैं, दूध देने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, पस आने लगता है।
ठीक, लंगड़ा बुखार में जो पशु है वो अपना पैर उठा लेते हैं, नीचे ही नहीं रखते हैं और बुखार आने लगता है। असल में वो जो फुट और माउथ डिजीज है उसी से जुड़ा हुआ होता है। और उसी प्रकार से गिलराट वाला जो रोग होता है ये फंगी से होता है, तो इसे हमने चुना। इसके बाद 94 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। साइट्रिक एसिड जो है वो टोमेटो में पाया जाता है, मैलेइक एसिड जो है वो ओनियन यानी प्याज में होता है, और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो बीट रूट में यानी चुकंदर में पाया जाता है, और ब्रोकोली जो हरी गोभी होती है, हरी भरी एकदम, तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें से गलत कौन सा है जरा बताइए। अभी एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि जो सब्जियां या फल है उसमें इनसे ज्यादा विटामिन या एसिड नहीं पाए जा सकते। एक फल या एक सब्जी के अंदर बहुत सारे एसिड या बहुत सारे विटामिन होते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है ये आपको देखना होता है। ठीक, अब ये नहीं कि टमाटर में सिर्फ साइट्रिक ही पाया जाएगा। साइट्रिक अगर पाया जाता है तो वो यहाँ दिया है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरा बताइए। तो 94 का राइट आंसर ई हो जाएगा, और ई वाला ही इसमें चुनने लायक भी था। असल में साइट्रिक एसिड ये टमाटर में कहाँ से पाया जाएगा, यहाँ आप देखिए, यह पाया जाता है, तो पाया जाता है साइट्रिक एसिड बिल्कुल पाया जाता है। टमाटर अगर खट्टा है तो मिलेगा ही भाई। और ये यहाँ नहीं लिखा है कि जो ज्यादा पाया जाए उसको बताइए, यहाँ सिर्फ इतना देखना है कि जो पाया जाता है। मैलिक एसिड ये प्याज में मिलता है, इसके अलावा ऑक्जेलिक जो है चुकंदर में मिलता है, और एस्कार्बिक जो है ये ब्रोकली में पाया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कोरोना काल में खूब बिकती थी। इसके बाद 95 को देखें। निम्नलिखित में से गलत ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब प्याज की हम लोग जड़ यूज करते हैं, अदरक का हम लोग तना खा लेते हैं, मटर का हम लोग बीज खाते हैं, और भिंडी का फल खाते हैं। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है वो आपको देखना है। तो 95 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। जड़ जो हम लोग प्याज की खाते हैं वो यहाँ गलत दिया है। जड़ हम लोग मूली की खाते हैं, मूली जैसी जो चीजें होती हैं उसकी खाते हैं। तना अदरक का खाते हैं, वो सही बात है। मटर के बीज खाते हैं, चने का भी वही हाल है, और भिंडी में हम लोग फल खाते हैं। तो इस प्रकार से इसका ए वाला एकमात्र इसमें इनकरेक्ट। ओनियन की हम लोग रूट नहीं खाते। इसके बाद 96 को देखे भाई। इसमें कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो बाह्य फल भित्ति जो है वो हम लोग आंवले की खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने योग्य जो भाग होता है वही दिया है। और मांसल पुष्पासन ये नाशपाती का खाया जाता है। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद मांसल एरियल जो होता है ये हम लोग अंगूर का खाते हैं, और कॉटिलिडन्स जो होता है ये हम लोग नारियल का यानी कोकोनट का सेवन करते हैं। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बस यही आपको चुनना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें जो फ्लैशी एरियल लिखा हुआ है ना और ग्रेप्स लिखा हुआ है, यही एकमात्र इसमें इनकरेक्ट। फ्लैशी एरियल हम लोग किसका खाते हैं, वो लीची का खाते हैं। यहाँ ये ग्रेप्स लिखा हुआ है ये गलत है, और बाकी जितने हैं वो सही। ठीक, तो इसका हमने सी वाला चुना। इसके बाद 97 को देखिए। 97 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज एज लॉन्ड्री डिटर्जेंट। मतलब इसमें से कौन सा एंजाइम लॉन्ड्री डिटर्जेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है। तो प्रोटीनेज लिखा हुआ है, लाइपेज लिखा है, एमाइलेज लिखा है, और सेलुलोज लिखा है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। 97 का ई हो जाएगा। लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में प्रोटीनेज जो होता है ये प्रोटीन के दागों को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइपेज जो है ये तेल और वसा की जो गंदगी होती है उसको दूर करने के लिए यूज होता है। एमाइलेज जो है ये स्टार्च का जो दाग लगा हुआ होता है, स्ट्रेन होता है, उसको हटाने के लिए यूज होता है। और सेलुलोज जो है ये सूती कपड़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जितना है वो सभी जो एंजाइम है वो यूज होते हैं लॉन्ड्री इंडस्ट्री में, और इसका जो ई वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें चूंकि पूछा था कि कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है तो सभी इस्तेमाल होते हैं। 98 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन, इसके बाद लिम्फोकाइंस, इसके बाद इंटरफेरॉन लिखा है, और कैल्सीटोनिन लिखा है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है। और 98 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला, लिम्फोकाइंस। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में काम आता है, और आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा जोर शोर पर लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 99 को देखिए। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। एथेनॉल, अब ये किस संबंध में कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि रिलेटेड टू प्राइमरी मेटाबॉलिट, मतलब जो मेटाबोलाइट्स हैं उसमें जो प्राइमरी लेवल के मेटाबोलाइट्स हैं उनके संबंध में आपको देखना है। तो एथेनॉल, ग्लूटामिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मॉर्फिन, इसमें से कौन सा होगा जो कि विषम है। इसका डी हो जाएगा। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उसमें एथेनॉल, ग्लूटामिक एसिड और लैक्टिक एसिड आते हैं। सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं उसमें मॉर्फिन आती है। ठीक, तो डी वाला इसका जो ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 100 और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच फंगल डिजीज इज अकर ड्यू टू द एस्पेरजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्पेरजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण कौन सा कवक रोग होता है ये आपको बताना है। तो अस्थमा हो जाता है, या बाइल्डनेस हो जाती है,
या फिर आप देखें कि मैस्मेरस हो जाता है, या फिर जो येलो फीवर है वो हो सकता है। तो 100 का जो राइट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, अस्थमा हो जाता है। ठीक, इसमें अगर आप देखें तो जो कवक जनित रोग होता है वो अस्थमा होता है। कवक जनित का तात्पर्य यह है कि इस कवक के द्वारा होने वाला जो रोग है वो अस्थमा यानी दमा होता है। यहां तक हमने देखा और ये टेस्ट यही कंप्लीट होता है।